सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज के दिशा लर्निंग स्टेट मॉडल सेंटर के जो संडे सीरीज है उसमें सभी दिशा लर्निंग सेंटर्स का स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आज का जो हमारा सेशन है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर के एक ओपन हाउस सेशन रखा गया है, जिसमें हमारे साथ आईपीएस विक्रम अग्रवाल सर जुड़े हैं। मैं बताना चाहूंगी कि सर यूपीएससी 2023 एग्जाम क्वालिफाइड है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सर हमारे पुलिस विभाग में पदस्थ एएसआई हरदास अग्रवाल के सुपुत्र हैं और एएसआई साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सर। अब मैं विनीत सर को आमंत्रित करूंगी सर आपके उद्बोधन। थैंक यू सर। थैंक यू अनुरक्ति। और आज हम दिशा लर्निंग सेंटर के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि आज हमारे दिशा लर्निंग सेंटर में जो आमंत्रित रिसोर्स पर्सन है वो हमारे ही बीच के, हमारे ही परिवार के सदस्य हैं और वो है आईपीएस मिस्टर विक्रम अहिरवार। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विक्रम जी को यहाँ तक पहुंचाने में जिसकी भूमिका रही है वो है हमारे एएसआई हरदास अहिरवार साहब, जो 29 बटालियन में पदस्थ हैं। और आज मैं उनका अभिनंदन विशेष रूप से करना चाहूंगा। हमारे अभिभावकों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे माता पिता जो हैं, हमारे परिवार के सदस्य जिनके बच्चों के लिए हम लोग कामना करते हैं कि वो बेहतर करें अपने जीवन में, उसका एक बहुत ही सफल उदाहरण हरदास जी ने प्रस्तुत किया है और विक्रम ने प्रस्तुत किया है। तो मैं हरदास जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप हरदास जी हमारे सभी बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए प्रेरणा दायी हैं, क्योंकि आपके परिवार ने एक मिसाल कायम करी है पुलिस परिवार के अंदर, और इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। साथ में मैं विक्रम को बहुत ज्यादा बधाई भी देता हूं और शाबाशी भी देता हूं कि बेटा आपने जो किया है वो एक अभिभावक के रूप में हम लोगों को लगता है कि हम लोगों का सबका जो मान है वो ऊपर किया है, हमें संबल प्रदान किया है, हमें आशा दी है कि हम और बेहतर कर सकते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो आकाश छू सकते हैं और वो आकाश छूने की जो परिकल्पना है उसको फलीभूत करने में आपने बहुत बड़ा अच्छा और बेहतर उदाहरण दिया है। इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर देयर पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स को ये लगेगा कि हाँ, हम लोग ड्रीम कर सकते हैं। जिसे बोला जाता है कि आप लोग मतलब सपने देखोगे तो वो साकार होंगे, और ऐसा ही सपना हरदास जी ने भी देखा और विक्रम ने उसको साकार किया। तो मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं हरदास को जरूर आमंत्रित करूंगा कि वो आप 2 शब्द बोलें और उसके बाद फिर विक्रम अपने बारे में बताएंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन। तो मैं अब अनुरक्ति को वापस देता हूं। पहले हरदास जी को आमंत्रित करिए और एंड में फिर से हरदास जी को आमंत्रित करिएगा और फिर बीच में पूरा सेशन विक्रम जी लेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। सर मैं बहुत अभिभूत कि आपके द्वारा ये सेशन चालू किया गया, और मैं आपसे पहले से ये कहना चाहूंगा कि हमारे बेटे ने जो किया है वो उसकी मेहनत है, और सभी लोगों को ये सबका देखना चाहिए और बच्चों को भी अपने माँ बाप का मेहनत का ध्यान रख करके और पढ़ाई करने चाहिए। और मैं अपने बेटे से बहुत खुश हूँ कि उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद की। धन्यवाद। थैंक यू हरदास जी, थैंक यू सो मच। अब विक्रम, अनुरक्ति आप इसको लीड करें और फिर उसको आगे बढ़ाएं। ठीक। सर, मैं विक्रम सर के एजुकेशनल बैकग्राउंड को एक बार आप सभी के लिए इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। सर की स्कूली शिक्षा जो है वो दतिया से हर्षमान विद्या निकेतन से सर ने 12th तक की पढ़ाई करी है। सर ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है मैनेट भोपाल से। सर को एल&टी कंपनी में 1.5 years का वर्किंग एक्सपीरियंस है, और ये सर का जो 2023 सिलेक्शन है वो सर का 3rd अटेम्प्ट में सर ने यूपीएससी क्वालिफाई किया है और आईपीएस की पोस्ट ग्रहण करी है। ओवर टू यू सर। मैं इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी दैट मैं यहाँ बैठा हूँ आप सब पुलिस परिवार के लोगों के बीच, और मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपना एक्सपीरियंस और जो भी मेरी जर्नी रही है स्कूल, कॉलेज और यूपीएससी की जर्नी, वो आज आप सबके साथ साझा कर पाऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी यूपीएससी की जो यात्रा थी वो आसान तो नहीं थी, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, और ये मेरे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में आई कुड नॉट इवन क्वालिफाई द प्रीलिम्स। सो उन 2 अटेम्प्ट्स में लगता था कि ऐसा क्या कमी हो रही है कि प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हो रहा है, बट स्टिल आई कंटिन्यूड, एंड इन माय 3rd अटेम्प्ट
I qualified prelims and then mains and then interview and now I'm standing before you as an IPS officer. तो मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आपने दृढ़ निश्चय किया हुआ है तो बिल्कुल आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूपीएससी एग्जाम की कि यूपीएससी एग्जाम क्या होता है एंड व्हाट आर इट्स रिक्वायरमेंट्स। सो यूपीएससी एग्जाम इज कंडक्टेड इन 3 stages. The first one is the prelim stage. Prelim stage में 2 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस पेपर 1 का और दूसरा पेपर होता है सीसेट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। दोनों ही पेपर की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद होते हैं मेंस। मेंस में हमारा रिटन एग्जाम होता है जिसमें हमारे ऐसे का 1 पेपर, जीएस के 4 पेपर और ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। इसके अलावा हमें हिंदी और इंग्लिश के पेपर भी क्वालिफाई करने होते हैं। जब आप इस स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद होती है इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट। It is actually called personality test and not interview in the UPSC parlance. So personality test में those who qualify the mains, they go for the personality test and you are allotted to different boards of UPSC and you appear before them and interview is conducted. So this is how the entire process of UPSC goes, and later on after a month or 2 the results are announced and we call that PDF the holy PDF, जिसका भी उसमें नाम होता है। तो ये बहुत गर्व की बात होती है उस व्यक्ति के लिए और उसके पूरे परिवारजनों के लिए कि उस व्यक्ति की सफलता साकार। ये था यूपीएससी के बारे में और मेरे बारे में अनुरक्ति मैम ने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सभी लर्निंग सेंटर्स और जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ प्रेजेंट हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि सर में स्पेशली सर की ट्रेनिंग चल रही है, सर ने स्पेशली आप सभी के लिए टाइम निकाला है। तो जो भी आपके मन में प्रश्न है यूपीएससी से रिलेटेड या अन्य भी अपने करियर से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो सर से बिल्कुल खुले होकर के पूछे और सर आपके लिए यहाँ पे उपस्थित है। सर सभी क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। आप हमारे के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स से भी क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। सर हेलो 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 आप क्वेश्चन पूछने से पहले इंट्रोड्यूस करें खुद को। हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैं क्या पूछ रहा हूँ कि सर आपको ऐसा क्यों लगा कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपको यूपीएससी देना चाहिए? मतलब व्हाट इज द बेसिक मोटिवेशन बिहाइंड योर जर्नी दैट आफ्टर डूइंग द इंजीनियरिंग यू हैव टू गो फॉर यूपीएससी? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। तो मैं बोलूंगा कि मैं एक पुलिस परिवार से आता हूँ और मैंने पुलिस की वर्किंग को इन जनरल द पब्लिक सर्विस आई हैव सीन फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। तो मैं वाज आल्सो वर्किंग इन लार्सन एंड टुब्रो। एट दैट पॉइंट आई फाउंड कि मैं उतना इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ जितना आई हैड द पोटेंशियल। तो उसका एक ही जरिया था, मतलब इंजीनियरिंग की जॉब में मैं आई वाज सिटिंग इन अ 4x4 क्यूबिकल डूइंग सम पेपर वर्क एंड प्लानिंग, दैट्स इट। सो मुझे उस समय लगा कि शायद मैं उतना सर्विस नहीं कर पा रहा हूँ जितना मुझे एक्सपेक्टेशन थी। सो देन आई थॉट कि यूपीएससी वुड बी अ गुड मीडियम एंड कमिंग फ्रॉम पुलिस फैमिली आल्सो आई हैड दिस इन माय माइंड कि पब्लिक सर्विस को कभी ज्वाइन करनी है। सो आई started preparing for the UPSC. That was my motivation. Thank you. Sir, मतलब after clarifying your BTech or in between your BTech? No. So I completed my BTech in 2018 and then I worked for 1.5 years. But when I was working, then I realized that I have to prepare for this exam. Before or when I was going through my BTech, I had not prepared for this exam. So it started post I completed my graduation, and when I was working, then it came in my mind. Thank you sir for your response. It's highly motivated us. जय हिंद सर, पीटीसी इंदौर से मैं हेड कांस्टेबल मोनिका चौहान। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका रूटीन क्या था, आपने कैसे अपना प्लानिंग बनाया कि किस किस तरह से पढ़ना है, और जैसे आपने कहा कि आपका 3rd अटेम्प्ट में हुआ है तो 2 अटेम्प्ट में जैसे नहीं हुआ तो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा? जैसे कई बार होता है कि हम लोग पढ़ते हैं बट नहीं हो पाता है तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आपने क्या ऐसा किया कि आप अपने आप को मोटिवेट रखते हुए अपने स्टडी कंटिन्यू किया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि कैसे मोटिवेट होगा, क्योंकि यूपीएससी का अगर आप देखें तो मैं 23 में जिन बच्चों का एग्जाम हुआ है उनका एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 4 है, मतलब एवरेज 4थे अटेम्प्ट में लोगों के एग्जाम क्वालिफाई हुए। तो लोग कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हैं? मेरा भी 3रा अटेम्प्ट था। शुरू के 2 अटेम्प्ट्स में मैं प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई कर पाया था, लेकिन मोटिवेशन की जब बात आती है तो मैं एक जॉब छोड़ के इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने आया था। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्टेक था कि अब अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। तो आई हैड टू डू दिस। एंड सेकंड थिंग, मुझे लगता है मोटिवेशन की जब बात की जाती है तो एक्सटर्नल मोटिवेशन उतना मैटर नहीं करता था मुझे कि बाहर से किसी से इंस्पिरेशन ड्रॉ करने से। मेरा इंटरनल मोटिवेशन बहुत था, मुझे पता था मुझे ये करना है तो मैं करूंगा। फेलियर्स होते थे कुछ समय के लिए, मैं भी डिमोटिवेट होता था कि कैसे करूंगा, पर फिर अगेन री स्ट्रेटेजाइज द प्रिपरेशन एंड देन वी डू इट।
तो इंटरनल मोटिवेशन मैं कहूँगा मेरे लिए एक फैक्टर था जो मुझे इट्स केप्ट मी अफ्लोट ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। ओके ओके सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आई एम किरण आजाद सर। हमने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करी थी सर। सर दिल्ली में थे, बट पापा 16 जुलाई को एक्सपायर हो गए। ऑन ड्यूटी थे पापा आगरा जिले में। तो सर हमें ये क्वेरी है कि कैसे हम सर बुक लिस्ट को जाने सर, और क्या सीसेट के लिए कैसे हम मतलब कौन सी कोचिंग लेना चाहिए सर सीसेट के लिए? थैंक यू। सीसेट पिछले 3-4 सालों में सीसेट का एग्जाम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट होता जा रहा है यूपीएससी में। तो जो लोग पहले सीसेट को इग्नोर करते थे, अभी बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। सीसेट के एग्जाम के लिए आपको चूंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था और मैंने क्लास 11-12 में भी मैथ्स की थी, तो मुझे बेसिक आता था। लेकिन अगर मैं बोलूंगा आपको कि अगर आपको सीसेट के लिए बुक लिस्ट की जरूरत है, तो यू शुड first go to the previous question papers, see what kind of questions we are asking in the CSET, and then there's a book called R.S. Agrawal. R.S. Agrawal की किताब होती है, उसमें बेसिक CSET, क्वांट, सेलेक्टिवली उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। उसकी हर एक चीज नहीं पढ़नी होगी। आप पहले यूपीएससी का जो CSET का पेपर होता है, उसके प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर को देखिए और फिर R.S. अग्रवाल में उसकी सेलेक्टिवली स्टडी कीजिए, तो R.S. अग्रवाल आपकी मदद कर सकते हैं। और सर बुक लिस्ट कैसे पता चल रही है सर? स्पेसिफिक बुक लिस्ट चाहिए थी सर कि इसको ही, क्योंकि सर अब पापा एक्सपायर हो गए तो हम घर पे आ चुके हैं। पहले दिल्ली में ही थे सर, तो फिर घर पे शिफ्ट हुए हैं सर अभी, तो इधर से ही पढ़ना है सर। तो आपको जो यूपीएससी की बुक लिस्ट है ना, वो आप गूगल कीजिए, आपको एग्जॉस्टिवली किसी भी चैनल पे आपको बुक लिस्ट मिल जाएगी। सर वो बहुत सारी बताते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं, बहुत सारे 2-3 वेरिएबल बताते हैं, तो सर बहुत कंफ्यूजिंग है सर। कैन यू स्पेसिफाई दैट? आपने जो भी ठीक है, मेरे साथ शेयर कर दें। ठीक है। बेटा सर से हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, सर ने जो भी जितनी बुक्स में पढ़ाई करी है वो हमारे साथ शेयर कर देंगे, और हम आप सभी के लिए जो भी आप ग्रुप्स और हमारा विषय आते हैं उसमें हम आपको शेयर कर देंगे। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। Good morning, sir. Good morning. This is Nilesh from Damo, sir. I have done my BA from University of Delhi. I am Masters in Political Science and International Relations. Sir, I have scored my 3 attempts. So my major issue is mains, है ना? So, as you completely aware with the thing ना कि सर आधा नंबर जो हर क्वेश्चंस पे होता है सर, जो वैल्यू एडेड बोलते हैं अपन, कि 3-4 नंबर एवरेज हर किसी के आ जाते हैं सर, है ना? कि आप एक सेट ऑफ प्रैक्टिस लगा लो। लेकिन सर आपने भी कहीं ना कहीं ये स्टेज सफर की होगी कि वो आधे नंबर के लिए जो अपन को स्ट्रगल करना पड़ता है, तो सर मतलब 20 क्वेश्चन है तो हमको 10-20 नंबर की एक पेपर में लीड दिला देता है। तो 4-5-6 पेपर में से लगभग 60-70 नंबर आपको सर IRS से IAS बना सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन सर है कि उसके लिए आपने क्या एफर्ट्स किए थे, क्या सोर्सेज थे आपके उसके लिए? बिल्कुल, मैं अनुरक्ति मैम के साथ एक चीज शेयर कर रहा था अभी कुछ देर पहले कि जो वैल्यू एडिशन होता है मेंस के आंसर्स में, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसके लिए सबसे देखिए, मेंस का जो पेपर होता है ना, उसमें वैल्यू एडिशन तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा एग्जाम में पूछा क्या गया है और हम जवाब क्या दे रहे हैं। बहुत समय क्या होता है कि वो पूछते हैं लेकिन हमको जो पता होता है वो लिख देते हैं, एंड इट डज नॉट एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर आपको एवरेज लोगों से ज्यादा नंबर चाहिए, उसके लिए आपको 2 चीजों पर काम करना है। सबसे पहली चीज ये होगी कि जो चीजें पूछी गई हैं उनका ही जवाब देना। दूसरी चीज, वैल्यू एडिशन में मैं बोलना चाहूंगा कि जो एक प्रीवियस ईयर के टॉपर्स होते हैं ना, उनकी कॉपीज आप रेफर कीजिए। वो आपको विजन IAS, आप यू जस्ट गूगल दिस previous year toppers question and papers, and then you'll get the link विजन IAS की। आप उस पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं, वो कौन से पॉइंट्स इनकलकेट करते हैं, अगर कुछ पूछा गया है तो वो कैसे एड्रेस कर रहे हैं उस डिमांड को, है ना। तो वहां से आपको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बेसिक फैक्ट्स किसी भी पर्टिकुलर थीम के, वो अच्छा ये वाला पॉइंट लिखना होता है कि मतलब फार्मर्स के लिए सोशियोलॉजी में कौन सा पॉइंट लिखना होता है, तो आपको वहां से रेडीमेड फैक्ट्स भी मिल जाएंगे। तो अगर आप उनको इनकलकेट करेंगे अपने मेंस में, तो बिल्कुल औरों से बेहतर रिजल्ट्स होंगे। सर मैं वन मोर क्वेश्चन। सर जैसे हमारा सारा टाइम ऑप्शनल और जीएस में ही निकल जाता है मेजरली, है ना सर? तो ऐसे के लिए सर कैसे, मतलब ऐसे राइटिंग है लैंग्वेज पे कैसे होल्ड की जाए सर? क्योंकि वो भी एक मेजर पार्ट है, वो भी आपका मतलब रैंक इंप्रूव के लिए मेजर पार्ट। So your question is how to get hold of the language. You're writing in English. Yeah. So then go through the newspaper. Reading newspaper is very important for the UPSC preparation. You don't only get the what's going around you, but you also get the idea how to write a particular thing, how to start your. So in the newspapers, they start with very good quotes. Sometimes there are very good anecdotes also. So you can copy it from there.
or you can watch the news also. Like I used to follow Palki Sharma Upadhyay's news, and she gives very good introduction on various topics. तो मैं वो पूरे टॉपिक ही लिख लेता था कि कैसे लिखना है, क्योंकि हमें मेंस में अगेन टाइम का ही पूरा मैटर है, हमें टाइम नहीं गवाना है, टाइम के रहते ही हमें सब चीजों को सॉल्व करना है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी माइंड में होगा चीजें कि अच्छा इसके ऊपर ऐसे लिखना है, तो वो इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें। और अगेन मैं फिर से आई वुड लाइक टू रिइटरेट दिस पॉइंट, गो थ्रू द प्रीवियस ईयर टॉपर्स कॉपीज ऑन विजन आईएएस और फोरम आईएएस। वहां पे आपको ऐसे की कॉपी मिल जाएगी, तो उन्होंने ऐसे में कौन सी स्टोरी लिखी थी, कोई पर्टिकुलर थीम पे, लेट्स से वुमेन एम्पावरमेंट है, हिस्ट्री है, वॉर्स है, स्पोर्ट्स है, तो आप वहां से इन चीजों को डायरेक्ट आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उसको याद रखिए, और अगर उस चीज से रिलेटेड ऐसे आता है तो आप उसको रेप्लिकेट कर दीजिए। इससे आपका समय भी बचेगा और आपके पास अच्छे पॉइंट्स भी होंगे। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Very good morning, sir. This is Anshul Chaturvedi from Learning Center Gwalior. Sir, as you said, you were not able to qualify your first two prelims. I guess it is 21 and 22. Yes. But you were able to clear 2023 one, which has the highest degree of uncertainty. Yes. So what did you exactly changed in what did you never done in last two attempts and change in the third one, which was the highest uncertain, and make that possible to become IAS? That's a very good question. So in my first attempt, I could not clear prelims by just 0.33 marks, and in my second attempt by 1.6 marks, and it was very disheartening to me कि हो क्यों नहीं रहा है. But then I consider prelims to be the toughest stage, और उसमें क्या change हुआ वो तो मुझे खुद भी नहीं पता है कि ऐसा क्या मैंने एक्स्ट्रा किया कि मेरा थर्ड ईयर में मतलब थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है. लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, आई यूज्ड टू इग्नोर द मिडिवल हिस्ट्री वाला पार्ट, तो वो मैंने थर्ड अटेम्प्ट में किया था अलग से. और एक चीज ऐसी होती है ना कि आप जब शुरू से पढ़ते रहते हैं चीजें, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ा, सेकंड अटेम्प्ट में पढ़ा, तो आपको चीजों की बहुत अच्छी होल्ड हो जाती है और फिर आप कनेक्ट कर पाते हैं. तो यू हैव अ बॉडी ऑफ नॉलेज विद यू व्हिच यू हैव स्टडीड इन द लास्ट 2 years, फिर आप उसको और अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं. तो यही शायद मुझे लगता था, वैसे ऐसा कुछ मैंने अलग तो नहीं पढ़ा था एक्सेप्ट द मिडिवल इंडिया वाला पीरियड. So what was your optional, by the way? My optional was PSIR. PSIR. Sir, like you have done electrical engineering, and I also had done BSc in electronics from Delhi University. So I also didn't choose electronics as my optional. I chose anthropology. So I have problem in anthropology that there is a lot to mug up from the course, and I'm not able to recall, and interconnection is a bit tricky for me. आप अभी कौन से मतलब कब से प्रिपेयर करना चालू किया आपने? Sir, I had completed my graduation this year only, July, and I am preparing more focusedly from July only, and I have my first attempt next year. देखिए, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि यूपीएससी के आप सिलेबस ही देखेंगे ना तो बहुत बड़ा है. उस सिलेबस को ही जानने में, उसके नोट्स बनाने में ऑलमोस्ट 1 साल गुजर जाती है. तो फिर एंड देन हैविंग अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया ऑफ आंसर राइटिंग, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू bring the concepts from other subjects and then write it in the let's say if it's a GS3 question paper, then you will write from the GS1 also, GS2 also, and GS4 also. तो अगर हम सोचेंगे कि ये सब मुझे एकदम से आ जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होता है. आप जितना पढ़ेंगे ना और जितना प्रैक्टिस करेंगे, सो तभी ये चीज आती है. और रिकॉल की बात मैं मानता हूँ कि शुरू में हमें ऐसा लगता है कि मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है, मैंने तो अभी 1 वीक पहले पढ़ा था, तो कैसे होगा. वो चीज आप धीरे धीरे करते रहेंगे, ये सबके साथ होता है, हर एक एस्पिरेंट इस फेज से गुजरता है. तो ये कोई बहुत अलग या बहुत नई बात नहीं है. आप यू जस्ट कंटिन्यू ऑन दिस पाथ एंड देन समडे आपको सब याद आ जाएगा एग्जाम में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है. Thank you so much, sir. Hello, good morning, sir. Good morning, sir. I am from PTS Riva, Abhin Dwivedi. Sir, I want to know that how can I start my preparation? If I want to prepare for UPSC, then what was my first step toward preparation? Thank you, sir. आप अभी क्या करते हैं? Sir, I am in final year graduation. फाइनल ईयर ग्रेजुएशन, और आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है. Yes, sir. यूपीएससी का सिलेबस उठाइए, बुक्स खरीदिए और उसके लिए पढ़ना चालू कीजिए. न्यूज़पेपर पढ़िए रोज. अभी शुरुआती फेज में आप न्यूज़पेपर से चालू कीजिए, और शुरुआत में मैं बोलना चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी से चालू कीजिए और न्यूज़पेपर से चालू कीजिए. क्लास 9 12 की एनसीईआरटी पढ़िए, और फिर स्लोली जब आपको एनसीईआरटी समझ में लग जाए कि कैसा चल रहा है, क्या होता है, देन ग्रेजुअली यू कैन रीड स्टैंडर्ड. और स्टैंडर्ड बुक्स की जो लिस्ट है वो मैम को मैं शेयर कर दूंगा, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. Okay, thank you, sir. सर मैं न्यूज़पेपर सर पिछले 1 साल से पढ़ रहा हूँ, सर. अक्षय 1 मिनट आप वेट करेंगे. आप इनको फिनिश कर रहे थे पहले, फिर सोनाली को लेंगे.
जी पूछिए शिवा। यस यस सर, मैं मतलब न्यूज़पेपर सर पढ़ रहा हूँ सर रेगुलरली, और सर मतलब एनसीईआरटी शुरू कर दूंगा। अच्छा, तो मतलब आप ऑलरेडी प्रिपरेशन तो चालू कर ही चुके हैं, यही ऐसे ही प्रिपरेशन चालू की जाती है। एंड जब नहीं सर, हेलो सर, 6, 7, 8 की मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है जी। और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। बाकी वही सर, थोड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा था बुक्स कौन कौन सी लूं आगे के लिए। तो अब मैं, जैसे आपने बताया, तो अब 9, 10th और 11, 12th की एनसीईआरटी करूंगा मैं पहले। हाँ, और सभी सब्जेक्ट्स की कीजिएगा, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और एनवायरनमेंट, ये तो बेसिक करना ही है। एनसीईआरटी सर बहुत अच्छे से मतलब चीजों को लिंक करके लिखा हुआ है, लोग शायद समझ नहीं पाते, पता नहीं ये कैसे। एकदम, किसी भी एक टफ चैप्टर को भी एकदम स्टोरी टाइप में बताया गया है सर उसमें। सॉरी। मतलब उनको स्टोरी टाइप में अगर कोई भी चैप्टर है तो उसको इतने एकदम इजी वे में समझाया गया है। हाँ भाई, वो बच्चों के लिए बनी है, तो और जी सर। हम तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और उसके बाद आप और सर अगर मतलब कोई 1-2 टिप देना चाहे, मतलब एनसीईआरटी रीडिंग करते टाइम क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए? मतलब ऐसे ही रैंडम रीडिंग तो हम काफी करते हैं। रैंडम रीडिंग नहीं करनी है, हमेशा फोकस रीडिंग करनी है। और कभी भी जो फैक्ट्स होते हैं, भले ही कितना ट्रिवियल लग रहा हो, उसको इग्नोर नहीं करना है। यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो पता नहीं आपको कौन सा फैक्ट कहाँ पे काम आ जाए, तो फैक्ट्स को तो कभी इग्नोर करना ही नहीं है। और मैं एम्फिसाइज करना चाहूंगा एक चीज पे कि मैं हमेशा नोट्स बनाने में बहुत इंटरेस्ट रखता था। मैं हमेशा कोई भी चीज है तो मैं उसके नोट्स बना लेता था, और मेरा ऐसा है कि जो चीज मैंने लिख ली है तो मुझे तसल्ली हो जाती थी कि यार ये तो चलो मैंने पढ़ा है, और ये मेरे अब आएगा एग्जाम में तो मैं कर सकता हूँ इससे। जी सर, मतलब जैसे कहीं पे कोई छोटा मोटा टॉपिक हुआ और अगर जैसे 1-2 लाइन के साइंस में कुछ कुछ मिल जाते हैं, उनको आप लिख लेते थे। तो लिख लीजिए, वो आपको मदद करेंगे। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर, मैम आवाज आ रही है मैम? नमस्ते सर। मॉर्निंग सर। ओके साक्षी, आप बोले। Thank you, ma'am. Good morning, sir. Myself Sakshi Singh, and currently I'm pursuing my MBBS from MGMMC Indore. So मेरा एक क्वेश्चन है, जैसा कि आपने अभी पहले बताया था सीसैट के बारे में। उसमें आपने बोला था जो अभी जो सीसैट का पेपर है, जैसे उसमें थोड़ी मैथ्स एंड आप खुद भी पीसीएम मतलब बैकग्राउंड से रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इसका थोड़ा एडवांटेज मिला। एंड आई बीइंग अ पीसीबी स्टूडेंट, क्या मेरा कोई फ्यूचर स्कोप है यूपीएससी के लिए, मतलब अगर उसमें मैथ्स ज़्यादा पूछी जा रही है तो? तो बहुत से बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से भी क्लियर करते हैं और बहुत अच्छी रैंक्स लाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बहुत स्कोप है आपका भी। और ऐसा बहुत हार्ड मैथ नहीं पूछते हैं, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेसिक से कर लेते हैं। पर हाँ, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। जैसे पहले एग्जाम थोड़ा सा इजी आ रहा था, लेकिन अभी थोड़ा टफ होता जा रहा है। तो अगर आप वीक में एक बार भी टेस्ट दे रहे हैं ना सीसेट का, तो बहुत हद तक आप अच्छे से कर लेंगे उसको। सर मैं करंटली अब सेकेंड ईयर एमबीबीएस में हूँ, तो क्या मैं मतलब थर्ड ईयर से या इंटर्नशिप के साथ यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी ऑनलाइन? अगर आपके पास समय है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ऑनलाइन चीजें अवेलेबल हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू नमस्ते सर। मैम। अंकित। जी मैम मैं ये पूछना चाह रहा था, सर भी हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्चुअली टारगेट बैच स्टार्ट किया एमपीपीएससी प्री को लेके, और रोज यहाँ पे 40 से 50 बच्चे हमारे यहाँ लेक्चर लेते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम प्री का सिलेबस तो हमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन प्री के बाद 3 महीने मिलेंगे, तो इतने लिए हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे मेंस के लिए। तो प्री और मेंस का सिलेबस हम साथ साथ में कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले? This question is with respect to MPPSC or UPSC? नो मैम, सर एमपीपीएससी सर। एमपीपीएससी के लिए पूछ रहे हैं। जी मैम। देखिए जो देखिए आंसर राइटिंग जो होती है ना, अच्छी बात है, लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, तो मेंस में जो 3 महीने बचे हैं करने को कर सकते हैं, बहुत फोकस लेके करना पड़ेगा। लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि हम फालतू चीजों में अपना समय वेस्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंस के लिए, मैं आपको 2 चीजें बोलना चाहूंगा। मेंस का सिलेबस डिफाइंड है, मेंस का क्वेश्चन पेपर जो सिलेबस है, उस सिलेबस के हर एक टॉपिक के आपके पास नोट्स अगर बन गए 3 महीने में और उनको रिवाइज कर लिया, तो आपका मेंस बिल्कुल आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 3 महीने बचे हैं तो नहीं हो पाएगा, और आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपका प्रश्न है क्लासेस कंडक्ट कराने के लिए, तो मेंस के लिए स्पेसिफिकली 3 मंथ सर बहुत कम है क्लासेस, अगर ये रेगुलर क्लासेस कर इंडिविजुअल क्लासेस के लिए सिलेबस आपका कवर नहीं हो पाएगा। सो आप कोर्स जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप चला सकते हैं, और जो इमीडिएट जिनको एग्जाम देना है उसके लिए उनके लिए आप बेसिक गाइडेंस और उनको आवश्यकता है कि ज्यादा समय अपनी पढ़ाई में दें। जी जी रख करके आप अपना क्लासेस कराएं। सर एक क्वेश्चन और था मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे हम एमपीपीएससी और यूपीएससी की प्रिपेयर कैसे साथ कर सकते हैं सर? तो देखिए एमपीपीएससी
का जो मेंस का पेपर होता है, प्रीलिम्स तो इजी आता है एमपीपीएससी का, लेकिन जो मेंस है वो बहुत अलग है। उसमें हिंदी भी पूछते हैं, उसमें थोड़ा सा आई थिंक मैनेजमेंट का पार्ट भी होता है, लिटिल बिट ऑफ लॉ ऑल्सो, हिंदी ग्रामर, इन सबके नंबर भी काउंट होते हैं मेंस में। तो जो ओवर आर्किंग थीम अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़े हैं तो बहुत हद तक मदद करेगी, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो वही है, कुछ चीजें अलग हैं जिनकी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने एमपीपीएससी भी दिया था 2020 वाला, और इसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन वही है, मुझे बहुत दिक्कत है कि जो हिंदी में ऐसे लिखने थे और हिंदी का जो पेपर होता था उसमें, और यूपीएससी में एक 10 नंबर का प्रश्न आना है, एक 15 नंबर का प्रश्न आना है, फॉर्मेट सेट है, इसमें 3 नंबर का भी आता है, 6 नंबर का भी आता है, 15 का भी आता है। तो मतलब फॉर्मेट वाइज इशू हो सकता है कि किसमें कितना लिखना है, उसकी प्रैक्टिस से वो आता है। तो वही बता रहा था ना कि अगर 3 महीने का समय, मैंने वही किया था, मेरे पास 3 महीने का ही समय था मेरा। मैंने हर चीज के नोट्स बना के रखे थे एमपीपीएससी के लिए भी, और इंग्लिश में मटेरियल मिलना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, खासतौर से अगर घर पे बैठ के कोई सोर्स है नहीं, तैयारी करना है, तो नोट्स बनाए उसके और फिर लिखा था उस पर। तो यही है, आप यहाँ से अगर क्लासेस चला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं उन्हें घर पे जाके अपने से भी थोड़ी मेहनत की जरूरत है, अगर उन्हें अगले 3 महीने में लिखना है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, I am Natasha. Sir, as you said, UPSC syllabus is so vast. So, how did you maintain coordination between all these subjects, and what was your strategy for prelims and mains? ठीक है, so there are 3 questions that you've asked. The first thing is the syllabus is vast. So how did you maintain the coordination? तो देखिए, मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि ये एग्जाम का सिलेबस बहुत मतलब बड़ा है, और अगर जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेते हैं दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे हिसाब से। तो 1 साल तो आपको सिलेबस का ही होल्ड, सिलेबस के नोट्स बनाने में, समझने में कि क्या होता है, कैसे लिखना है। शुरुआती दौर में जब बच्चे तैयारी करना चालू करते हैं तो वो हर कुछ लिखते रहते हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है सब चीज इंपॉर्टेंट है, सब चीज लिख लो। लोग बाग लक्ष्मीकांत के भी नोट्स बना लेते हैं और वो दूसरी लक्ष्मीकांत बना देते हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत में हर चीज इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। तो 1 साल तो आपको समझने में ही लग जाता है कि अच्छा ये चीज ऐसे होनी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से नोट्स बनने हैं। तो जब दूसरी साल आती है प्रिपरेशन की, उस दौरान हमारा थोड़ा स्ट्रीमलाइंड और रिफाइंड वर्क चालू होता है। उस दौरान हम कनेक्ट कर पाते हैं GS1 को GS2 से, मतलब कोई भी आंसर अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं उसमें there's a strategy also that you have to write social, political, economic, environmental, ethical, all these aspects. पर ये सब चीजें लिखना और इस चीज को समय समझना ये तभी आएगा जब आपने बहुत एक्सटेंसिव रीडिंग कर रखी हो, ऑलमोस्ट 1 साल तक आपने यूपीएससी की जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ा हो, समझा हो। क्योंकि जब आंसर लिखना होता है ना मेंस में, तो आपको सिर्फ 7 मिनट मिलते हैं 10 नंबर का आंसर लिखने के लिए, और 10 से 11 मिनट 15 नंबर का आंसर लिखने के लिए। तो अगर उस समय आप सोचोगे कि अच्छा इसको कैसे करूं तो समय जाएगा। तो अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, पहले से बहुत अच्छी आपकी रीडिंग है, यू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में कैसे लिखना है, कोई सवाल पूछा गया तो उसमें कौन कौन सी व्हाट ऑल डायमेंशंस टू बी इंक्लूडेड, तो वहां आप अच्छा कर पाएंगे। तो यही बोलूंगा मैं कि समय लगता है, समय के साथ आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया हो जाता है सब्जेक्ट्स का। Sir, one more question I want to ask. Yes. Sir, how did you prepare your current affair parts? हाँ बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बोलना चाहूंगा करंट अफेयर्स के लिए। देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे कोई भी एक, आप हिंदी का पढ़ सकते हैं और इंग्लिश के लिए आप यू कैन गो फॉर ईदर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। मैं द हिंदू पढ़ता था। पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि एग्जाम जो करंट अफेयर्स के लिए यू शुड प्रिपेयर नोट्स फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव्स, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। अब नोट्स कैसे बनाने हैं, तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको ऐसे में मदद मिलेगी, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी और ओवरऑल आपका लैंग्वेज पे होल्ड होगा। ये हुआ न्यूज़पेपर का फायदा। अब बात आती है करंट अफेयर्स के नोट्स की। तो मैं करंट अफेयर्स के नोट्स के लिए बाजीराम जो अपनी कोचिंग है, और मतलब अब तो बहुत सारी कोचिंग के मटेरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल है करंट अफेयर्स के, जैसे नेक्स्ट IAS है, बाजीराम है, फोरम IAS है, IAS सिविल्स अकेडमी है। तो मैं बाजीराम की जो करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन होती है रिसाइटल, मैं उसके नोट्स बनाता था। तो वो हर महीने के अंत में अपनी एक करंट अफेयर्स की मैगजीन निकालते हैं। उस मैगजीन वो मैगजीन में एक दिन में पढ़ता था, पूरी 120 पेज की मैगजीन होती है, और उसी दिन मैं उसके प्रीलिम्स के हिसाब से नोट बना लेता था 2 पेजेस में। तो A4 शीट होती है ना, बस उसके 2 पेजेस में। तो मेरे पास अगर मैं यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहा हूँ 12 महीने बाद, 1 साल बाद, तो मेरे पास करंट अफेयर्स के सिर्फ 24 पेजेस होंगे, गिन के 24 में से ज्यादा नहीं रखता था। 24 पेजेस को मतलब मैं 2 दिन पहले रिवाइज कर लूंगा करंट अफेयर्स का जितना भी है, और मैं बहुत छोटा छोटा लिख के उसके नोट्स बनाता था जो रिसाइटल में। हाँ, प्रीलिम्स के लिए ये हुआ। और मेंस के लिए जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर मेंस के लिए इंट्रोडक्शन। एक और अच्छी बात ये है कि जो भी मैगजीन्स होती है ना, इसमें आपको
बहुत स्पून फीडिंग टाइप होता है, बहुत अच्छे से सब चीजें लिखी होती है कि इंट्रोडक्शन ऐसे होता है, ये इसके फेवर में है, ये इसके अगेंस्ट में है, ये कंक्लूजन है। तो आपको रेडीमेड मटेरियल ऑलरेडी वहां से अवेलेबल है। जबकि आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार इसका मैं क्या लिखूं, इसमें क्या मतलब व्हाट इज इन फेवर, व्हाट इज अगेंस्ट। तो अगर आप करंट अफेयर मैगजीन से करेंगे ना तो आपको बहुत मदद मिलेगी करंट एज फार एज करंट अफेयर्स इज कंसर्न्ड फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर, जब हम तैयारी करते हैं उस दौरान जैसे हमारे रिलेटिव है या फिर कोई भी आसपास का है, जैसे बीच बीच में पूछता है और क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ाई चल रही है, तो अगर आपके साथ ऐसा कभी होता था शुरू में, तब मतलब अगर हम थोड़े समय तक पढ़ते हैं तब तो हम मतलब समझने लग जाते हैं चीजों को, लेकिन शुरू में आप उसको कैसे टैकल करते थे? देखिए, अगर आपके रिलेटिव आपसे कुछ बोलेंगे इस चीज से आपको फर्क पड़ता है तो मतलब ये तो आपको डिसाइड करना है आपको कितना फर्क पड़ना चाहिए। जी सर। जब तक आपके घर वाले आपके साथ हैं मुझे नहीं लगता कि आपको और लोगों की बातों से फर्क पड़ना चाहिए। आपके घर वाले आपकी शिक्षा को फाइनेंस कर रहे हैं, वही आपको खाने को दे रहे हैं, तो वही बस मैटर करता है, रिलेटिव्स का क्या। जी सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ बताइए सर, आई एम फ्रॉम दिशा लर्निंग सेंटर छतरपुर। सर, आई एम स्टूडेंट बीटेक थर्ड ईयर फ्रॉम RGPV University. I started my preparation 2023 November. So last 1 years I am prepared my syllabus complete, only focused my syllabus on that. But my question is how to start a newspaper. Most newspaper I can understood when and how. ओके आप हिंदी से प्रिपेयर करें, इंग्लिश में लिख रहे हैं आप, मतलब क्या है आपका? सर हिंदी मीडियम सर। आप हिंदी में लिखेंगे मतलब यूपीएससी जब भी लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे। तो Yes, sir. जी आप हिंदी का न्यूज़पेपर तो दैनिक भास्कर जो आता है आप उसको रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा जो ऑनलाइन दृष्टि, रोज और नेक्स्ट IAS ऑल्सो, ये 2 कोचिंग के नाम है। ये रोज अपने न्यूज का एनालिसिस डालती है, 10 न्यूज आएंगी, आप आराम से आधे घंटे में इसको कर सकते हैं, हिंदी में अवेलेबल हो। Yes, sir. ऐसे तैयारी चालू कर सकते हैं। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा सभी के लिए कि शुरुआती दौर में जब हम न्यूज़पेपर की पढ़ाई चालू करते हैं तो न्यूज़पेपर जो लिख रहा है, जो कॉलमनिस्ट है, वो तो अपने हिसाब से लिखेगा। आपको भले थोड़ा इशू होगा, थोड़ा क्या बहुत इशू होता है समझने में, इफ इट्स इकोनॉमिक वाला कुछ आर्टिकल है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो फिर ना उसमें जो भी टर्म आपको नहीं समझ में आ रहा है आप उसको गूगल कीजिए। आपको मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि इस प्रिपरेशन में आप बहुत हद तक दूसरों पे रिलाय नहीं कीजिए। आपको बहुत सारी चीजें खुद से पढ़ना और खुद से समझना, ये बेसिक एबिलिटी होनी चाहिए लोगों में कि ये चीज मैं खुद से पढ़ रहा हूँ, मेरे को खुद से समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो मैं जो भी चीज नहीं समझ में आ रही है उसका गूगल करूंगा, उसका डिक्शनरी में देखूंगा कि अच्छा ये नहीं समझ आ रहा है। एकदम बेसिक से बेसिक तक जाओ, भले वो क्लास 6 ही क्यों ना हो, वहां से जाके, इसीलिए बोलते हैं क्लास 6 से पढ़ना चालू करेंगे तो आपका बेस अच्छा होगा। शुरुआती दौर में दिक्कत आती है तो आप ऐसा करेंगे तो आपका बेस मजबूत होगा। सर नमस्ते सर। Thanks. सर नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले से डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सर निवेदन कर रहा था सर। जी बताइए। सर मैं वर्तमान में सर उज्जैन जिले में आरक्षक के पद पे पदस्थ हूँ सर, और असिस्टेंट प्रोफेसर की सर मैं तैयारी कर रहा हूँ सर। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था सर कि आपने जैसे अभी बताया था कि आप सर यूपीएससी के लिए सर आप पहले सर कोई जॉब छोड़ के फिर आपने इसकी तैयारी करी है। सर मैं सर ये जानना चाह रहा था सर कि क्या सर हम जॉब में रह के किन छोटी-छोटी बातों पे को फोकस करके जॉब के साथ में तैयारी कर सकते हैं? जैसे सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी से एग्जाम दूंगा सर, मैंने पीएचडी करी है सर जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से सर, और एमपीपीएससी से सर मैंने सेट पास किया है सर। जी तो सर जब मैं जॉब में आया था उससे पहले पीएचडी और ये सेट मैंने पास कर लिया था, पर इसके बाद में ड्यूटी और सर तैयारी सर, लक्ष्य तो है कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है सर। तो मैं सर और पुलिस विभाग में हूँ सर, दोनों ही डिफिकल्ट चीज़ें हैं। पर मैं जानना चाह रहा हूँ सर आपके माध्यम से कि आप पुलिस विभाग से भी है और आप सर दुनिया की सबसे बड़ी एग्जाम पास करके आए हैं सर। तो मैं किन चीज़ों पे फोकस करूँ सर कि जिससे मैं ड्यूटी के साथ-साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकूँ सर? ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है। एक्चुअली पुलिस की नौकरी में समय मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, जी सर। लेकिन देखिए मुश्किल है तो क्या हुआ, हमें करना है तो देखिए एक चीज होती है कि अगर हमने ठान लिया कि भाई हमें करना है, तो आप जैसे ड्यूटी में हैं और आपने बोला कि आप कांस्टेबल के पद पर पदस्थ हैं, तो आप कहीं मतलब लेट्स से अगर आप कहीं पे खड़े हुए हैं या आपकी कहीं ड्यूटी है, आपको कुछ है ना, तो आप वहां पे अपना यू कैरी योर नोट्स देयर इन स्टडी, और जब भी कोई समय मिल रहा है थोड़ा बहुत भी तो आप वहां कर सकते हैं। देखिए समय हमको ही निकालना है, हमें कोई देने नहीं आने वाला है, तब हमारे पास ये चीज है तो कहीं ना कहीं से स्क्वीज इन सम टाइम इन बिटवीन थोड़ा बहुत कीजिए, ऐसे ही होगा। तो सर एक और क्वेश्चन सर, एमपीपीएससी की जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर सर ये क्षेत्र थोड़ा सा अलग होता है सर, तो सर हम तैयारी के लिए छोटी-छोटी बिंदुओं पे किन पे फोकस कर सकते हैं जो मुझे थोड़े नंबर, जैसे मैंने एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में दिया था सर,
158 नंबर भी आए थे मेरे, 10 से 15 नंबर में सिलेक्शन हो जाता। तो सर मुझे किन बिंदुओं पे फोकस करने की आवश्यकता ज़्यादा है? जैसे नोट्स की बात आती है तो मैं मतलब नोट्स को किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं सर इसके लिए? देखिए, चूंकि मेरा ये बैकग्राउंड नहीं है, इसीलिए मुझे उतना इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट स्टिल अगर आपका जो एग्जाम होगा, देखिए हमेशा किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है ना, लोग एकदम हाई एंड पे पहुंच जाते हैं। बेसिक से आप रखेंगे ना, सिलेबस होगा, आपका सिलेबस है आपके पास एग्जाम का, सर बिल्कुल। नोट्स है आपके पास। जी सर। अगर आपने उसके जो रिक्वायरमेंट होती है, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स देखिए कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उस हिसाब से अगर आपके पास नोट्स हैं, अगर नहीं है तो उनको प्रिपेयर कीजिए और आप अपीयर हुई तो कैसे नहीं होता है। देखिए, अगर बेसिक करके रखेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि लोग को मतलब बहुत डिफिकल्ट होगा। लोग बेसिक छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, फिर उनको डिफिकल्ट होता है, देन दे कम बैक आल्सो, पीछे वापस आते हैं और फिर उन्हें रियलाइज होता है अरे ये तो मैंने मिस कर दिया था। जी सर, बिल्कुल सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप कंटिन्यू करें। जी मैम, मैं प्रियंका भेरवे हूँ। मेरे पापा हेड कांस्टेबल है आगर में। सर मेरा ये सवाल था कि जैसे कोचिंग बहुत सी अलग अलग होती है, तो अगर हम किसी से सजेशन भी ले या हमारा खुद का भी ओपिनियन रहे, तो कोचिंग हम मतलब कैसे डिसाइड करें कि हाँ ये वाली कोचिंग अच्छी है कि ये कोचिंग अच्छी है, या फिर हम सेल्फ स्टडी को ज्यादा महत्व दें? प्रियंका जी, देखिए कोचिंग का तो वो ऐसा लड्डू है कि खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। और बात है सेल्फ स्टडी की, तो देखिए अभी पहले ऐसा था ना कि कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, लेकिन कोरोना के बाद से बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। इवन टेलीग्राम चैनल्स पे आपको 1,000 रुपए में सबके पूरे नोट्स मिल जाएंगे। तो रिसोर्सेज की बिल्कुल कमी नहीं है, अब आपको रैशनलाइज करते आना चाहिए। कोचिंग्स की जो बात है ना, आप बोले कि सेल्फ स्टडी को ज्यादा महत्व देना चाहिए, दे सकते हैं। सेल्फ स्टडी के बेसिस पे ही सब कुछ होता है। मैंने कोचिंग की थी, लेकिन मैंने कोरोना से पहले कोचिंग की थी, और जैसे ही लॉकडाउन लगा उसके बाद मैं अपने घर आ गया, और फिर मैंने अपने सारे अटेम्प्ट्स घर से दिए हैं। मैं फिर दिल्ली गया ही नहीं, पूरे 3 साल मैंने घर से अटेम्प्ट दिए हैं, घर से सेल्फ स्टडी की है, सारे नोट्स खुद से बनाए। जब कोचिंग की उसके बाद रियलाइज हुआ यार इन्होंने तो ऐसे नोट्स बनवा दिए जबकि जरूरत ऐसे ही थी। तो मैंने अपनी पूरी ज्योग्राफी, सब चीज के, इवन ऑप्शनल के भी नोट्स मैंने खुद से बनाए थे। तो वही है, अगर आप, ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे सेल्फ स्टडी बहुत हद तक पॉसिबल है और बहुत से बच्चे सेल्फ स्टडी से क्लियर करते हैं सर। जी थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर, मैं पीटीसी इंदौर से। जी। सर मुझे ये पूछना था दैट करेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीडीएस, तो उसमें भी यूपीएससी का ही सिलेबस आता है। तो सर जो जीएस सेक्शन है ना, वो मैं 2 साल से कवर नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए आप अगर कुछ मुझे हेल्प के लिए कुछ बता देंगे तो। क्या आता है जीएस में, सीडीएस तो के? जीएस में मेनली एनसीईआरटी आती है 9th और 10th की, बट कभी कभी बाहर से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं ना। तो आप 9 से 12 तक की पढ़ लीजिए। 2 साल में तो आप आराम से पढ़ सकते थे। ये जो आप बता रहे हैं कि अगर एनसीईआरटी आती है। सर हाँ, बट वो मेनली मतलब क्या होता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो क्या हम उसके अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट्स में कवर कर सकते हैं क्या? आप साइंस की बुक्स पढ़ सकते हैं ना, 9 to 12 के बेसिक, उसमें बहुत बेसिक से समझाता है। अच्छा, मतलब 9th to 12 सारी पढ़ सकते हैं ना? मतलब 11 12 के लिए साइंस रेफर करते हैं। Saying if you is going to 9 to 12, it covers everything and for a lot of exams also. Yes. It's not for UPSC only. सर का ये कहना है निष्पा कि एनसीईआरटी अगर आप डिलिजेंटली पढ़ते हैं तो आपका बहुत हद तक 60 to 80% क्लियर हो जाता है। फिर आप बाकी चीजें भी, आप जो जहाँ गलती कर रहे हैं वो भी देखें, फिर आप अन्य सोर्सेज से वो रेफर कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप आपको ये है कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो, मेरे पास अभी एक नोट्स है दैट इज कॉस्मोस पब्लिकेशंस के, तो उन लोगों ने भी एनसीईआरटी कवर करी, तो क्या उससे भी कर सकते हैं क्या? करने को कर ही सकते हैं, पर देखिए एक होता है कि मैं अपने मतलब मैंने एनसीईआरटी की जो बुक आती है वो उठाई और मैं अपने तरफ से पढ़ रही हूँ। आपको ना कुछ एक ओनस लेना सीखना चाहिए कि यार देखिए बुक है, ये मैंने बुक खरीदी आज मार्केट से, एनसीईआरटी क्लास 9th की, और मैंने इसको पढ़ लिया। और उस मतलब पढ़ा तो ऐसा पढ़ा कि अब मैं कुछ पूछेंगे तो मैं बता दूंगी, क्योंकि पढ़ना अलग चीज होती है। मैं भी हिंदी माध्यम से ही पढ़ा हूँ कक्षा 12 तक, तो लेकिन मैंने जो असली पढ़ाई होती है ना कि हाउ टू रीड, हाउ टू स्टडी, वो मैंने कॉलेज में जाके सीखा कि पढ़ते कैसे हैं। अदरवाइज क्लास 10 12 तक तो बस हम लोग चले आ रहे हैं, थोड़ा याद कर लिया, रटने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, पर चीजों को समझना, उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, वो सब चीजें मैंने कॉलेज में सीखी। तो भाई आपको उस हिसाब से, हाँ चीजों को समझना, रटना नहीं है। समझोगे ना तो आपको बहुत मदद करेगा। हाँ सर, क्योंकि मुझे मेनली जो मतलब मेन प्रॉब्लम आ रही थी वो केमिस्ट्री में ज्यादा आती है मुझे, क्योंकि मुझे वो चैप्टर समझ में नहीं आते हैं।
बिकॉज आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स में ज्यादा कवर कर लूँ। अच्छा, हाँ, केमिस्ट्री के लिए भी आप मतलब वही है, बेसिक बुक्स पढ़िए, गूगल कीजिए, यूट्यूब पे सब चीजें अवेलेबल है, कहीं ना कहीं से मतलब बेसिक कवर कर लीजिए ना, तो आपको धीरे धीरे लेटर बनता जाएगा और आपको समझ में आती जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सर। जय। नमस्ते सर, पीटीसी इंदौर से। सर मुझे ये जानना था कि आपका स्टडी के टाइम क्या रूटीन था, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट मतलब कैसे मैनेज करते थे, कितना किस किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देते थे, अगर आप ये शेयर कर पाए अपना रूटीन कि आपने कैसे मतलब कितना एवरेज हमें कितना स्टडी मतलब कितने घंटे पढ़ना चाहिए। आई थिंक मोर देन क्वांटिटी इट्स द क्वालिटी टाइम। जी। देखिए जब आप पढ़ रहे हैं ना तो बस फिर पढ़िए, ये नहीं कि न्यूज मतलब मोबाइल बगल में रखा है हर आधे घंटे में 1 घंटे में वो कर लिया, ऐसा नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ मैंने, और मैं ऐसा है कि अगर मैं कोई सब्जेक्ट उठाता हूँ तो मैं एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ता हूँ। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक सब्जेक्ट पढ़ लिए फिर बीच में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिए, मैं उस गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ऐसा करता था, क्योंकि आपने पूछा कि आप अपना रूटीन बताइए। तो लेट्स से इफ आई एम स्टडिंग ज्योग्राफी, तो मैं ज्योग्राफी पूरा पढ़ लूंगा। जैसे मैं जो अपनी लक्ष्मीकांत है वो मैं 7 दिन का उसका समय था कि मैं 7 दिन में पढ़ता था उसको, मतलब ये एक पूरी रीडिंग के बाद 1 साल के बाद का समय है ये कि मैं लक्ष्मीकांत 7 दिन में पढ़ता था। जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के जो मैंने नोट्स बना के रखे थे वो 2 दिन में मतलब हो जाता है। आप ना जब शुरुआती दौर में होते हैं तब बहुत समय लगता है, बट वंस यू आर डन विद योर नोट्स और आप यू आर थॉरो विद योर नोट्स, देन इट्स हार्डली अ डे और 2 फॉर ईच सब्जेक्ट टू फिनिश। सर आप रिवाइज मतलब कितने दिनों में करते थे, जैसे पर्टिकुलर हमने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा या चैप्टर पढ़ा तो कितने दिनों में कितने टाइम ड्यूरेशन में हमें उसको रिवाइज करना चाहिए। देखिए तो जैसे कैसा होता था कि लक्ष्मीकांत है जैसे कि, तो आप उसको एक बार ही पढ़ लेंगे और एक बार पढ़ लेंगे और एक बार पढ़ लेंगे, तो आपको बहुत हद तक वो याद रह जाती है। उसके बाद आपको वो चीजें पढ़ना है उसमें से जो आपको भूल रही है, पूरा नहीं पढ़ना है ना। तो ये लक्ष्मी से मैं एक शुरुआत में मैं बताना चाहूंगा कि मेरा जब 1 साल हुआ था उसके बाद तो फिर मैंने टेस्ट देना चालू किए थे। तो 1 महीने मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे, फिर उसके बाद हर वीक में टेस्ट देता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब पढ़ लूंगा उसके बाद टेस्ट दूंगा, पहले मैं सब सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा फिर टेस्ट दूंगा। ऐसा कभी नहीं होता है। आप ना टेस्ट देना चालू कीजिए, तब आपको पता चलेगा यार मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ या नहीं, या कौन सी चीजें मुझे याद रहती हैं कौन सी नहीं रह पा रही है यार। जी जी। तो ना आप उन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो टेस्ट तो देना आपको चालू कर देना चाहिए। मैं एक चीज फिर बोलना चाहूंगा कि आंसर राइटिंग के लिए देयर इज नो बेटर टाइम टू स्टार्ट आंसर राइटिंग देन टुडे। आज से लिखना चालू कर दो। और खैर ऐसा भी नहीं है अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तो लेकिन अगर आप एक दे चुके हैं एक बार पढ़ने के बाद में फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट कर। एंड ऑल्सो फॉर प्रीलिम्स आप एक वीक में 2 जीएस के टेस्ट और एक सीसेट का टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट दे दो, उसका एनालाइज करो उसको कहाँ पे हो रही है, और फिर जहाँ गलतियां हो रही है जो चीजें नहीं आ रही उनको रिवाइज कर लो, ऐसे जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर। सर अस्सलाम सर। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सर फॉर क्लियरिंग यूपीएससी। थैंक यू सर। हमारे 3 क्वेश्चंस हैं जी सर। प्री स्पेसिफिक प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी थी सर आपने, लाइक जनवरी से? सर सेकंड क्वेश्चन सर, लाइक आप प्री से पहले मेंस रेडी थे क्या, लाइक जो स्टैंडर्ड टाइम है 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 7 मिनट, वो आपका प्री से पहले तैयार हो गया था क्या? और सर थर्ड क्वेश्चन सर, हाउ मेनी फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए सर, लाइक प्री और मेंस के लिए स्पेसिफिक? ओके ठीक है। पहला सवाल प्री स्पेसिफिक प्रिपरेशन, मैं कहूंगा कि प्रीलिम्स के 4 महीने पहले, या लेट्स से इफ द प्रीलिम्स इज इन मई देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, और लास्ट जनवरी से आप चालू कर सकते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक। उसके पहले आप मेंस और ऑप्शनल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मतलब क्योंकि मेंस में बहुत सारा सिलेबस, मेरे जो नोट्स थे उसमें मेंस का भी था और प्रीलिम्स का भी था, तो वो दोनों का ही रिवाइज होता रहता था मैं जब भी रिवाइज करता था। तो आप अगर मई में है तो आप जैन से चालू कर सकते हैं। दूसरी चीज मेंस रेडी हो या नहीं। तो जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था तो मेरा एक उसकी सिल्वर लाइनिंग थी कि मुझे लगता था मैं मेंस के लिए रेडी हूं नहीं, तो अच्छा रहा। तो 1 साल की प्रिपरेशन के बाद मैं मेंस के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि आपको नोट्स बनाने में बहुत सारा समय जाता है ना, समझने में ही बहुत सारा समय चल जाता है। तो क्वेश्चंस को समझना, उनको एड्रेस करना, लगता है कि आई वाज रेडी फॉर दैट। देन इन माय सेकंड अटेम्प्ट I extensively prepared for mains only. I wrote test in my second attempt also when I could not qualify in the prelims, and some of my friends they qualified and they were preparing for their mains, and I was also preparing for my mains. उस समय कि मेरा नहीं हुआ है चलो, पर मैं प्रिपरेशन तो करूंगा 1 साल के बाद। तो उन्होंने फाइनल टेस्ट लिख के, मैं वो फाइनल टेस्ट घर पे बैठ के लिखा था। तो 1 साल के बाद मैं नहीं रेडी था, लेकिन जो अगली 1 साल थी उसमें मैंने मेहनत की मेंस के लिए, और उस समय मैं बिल्कुल रेडी था। मैंने उस समय ऑलमोस्ट मैंने बायजूस के और बाजीराम एंड रवि के
दो ही के टेस्ट लिखे थे मेरे सेकंड अटेम्प्ट में। लेकिन जब मेरा थर्ड अटेम्प्ट आया, अभी आप बात कर रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट की, प्रीलिम्स और मेंस के, तो थर्ड में मैंने I wrote, I think, 16 tests for GS, 8 tests for optional and 4 essay के एग्जाम्स। तो हर एक, जैसे GS1 है उसके 4 पेपर लिखे थे 4 अलग जगह से, GS2 के 4 पेपर लिखे थे, GS3 के 4, GS4 के 4, essay के 4 और optional के 8 पेपर। Between pre and mains or before pre? So in my third attempt when I qualified prelims, then I started writing my After clearing. after clearing, and in my second attempt I just wrote 8 tests only. ये मेंस का है। प्रीलिम्स का मैं बोलूंगा आई थिंक आई रोट 8 प्रीलिम्स के टेस्ट और 4 सी सेट के टेस्ट, मतलब प्रीलिम्स में जीएस के 8, 4 सी सेट के। Okay, sir. Thank you. I hope it addresses your question. Yes, yes. Thank you, sir. सर मेरा क्वेश्चन था, सर आप कोचिंग करने के बाद फिर सब होम टाउन आ गए थे, अपने वहाँ रह के तैयारी कर रहे थे, सर क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी सर आपको? मतलब एक रहता है ना कि कोचिंग से थोड़ी दूर रहो तो कंटेंट नहीं मिल पाता है, थोड़ा अपडेट नहीं रह पाते हैं सर। ये मैं तो बोलना चाहूंगा कि कोचिंग से दूर ही रहना चाहिए। वहां पे इतना सारा पढ़ने को होता है ना, कंफ्यूज होते रहते हैं। एक और चीज है कि हमें अपना जो चीजें है ना वो बहुत लिमिटेड रखनी है। देखो अगर आप इस प्रिपरेशन में हो ना, आपको लोग पता नहीं क्या क्या ही तो नहीं बोलेंगे कि आपको सूरज मतलब क्या क्या नहीं करना है, तो अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखेंगे जितना, उतना शांति रहेगी मन पर, उतना फोकस रहोगे कि भाई देखो ये इस चीज के लिए मुझे ये पढ़ना है और मैंने ये कर लिया है, ये बचा है, ये कर लिया है। आप बहुत सारी चीजें रखोगे, आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे कि ये सर ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं सर। मतलब वहाँ पे रह के कोचिंग में करता था, मतलब ये कोचिंग नोट, दूसरे कोचिंग नोट, तीसरे कोचिंग नोट, सर कोचिंग में नोट ही उलझ जाती सर। वहाँ पे पूरा येलो 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 करके पूरा हम लोग उसको येलो बोलते हैं, क्वेश्चन पूरा किताबों में फैला रहता है। बहुत किताबें भाई ना, बच्चों को बहुत सारा राजेंद्र नगर करोल बाग में। तो जितना रखेंगे, और लिमिटेड रिसोर्सेज का ये मतलब नहीं है कि आप मेन चीजें छोड़ दें। स्टैंडर्ड रखिए, एनसीईआरटीज रखिए, और जो मैंने रिसाइकल मैगजीन, मतलब जो भी मैगजीन आप फॉलो करना चाहें करंट अफेयर्स की, उसके नोट्स रखिए, एंड अपने ऑप्शन के नोट्स रखिए और नोट्स रखिए, नोट्स बनाइए। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, नोट्स बनाइए, क्योंकि ना आपको वही याद रहेगा और फिर वही आप मेंस में लिख पाओगे। आप सोचिए तो मुझे याद है उस समय बहुत टेंशन होती है मेंस लिखते समय की, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो लिखा हुआ होता है ना वो एकदम सामने ऐसे दिखता है कि चाहिए। सर आपने इससे पहले सर नोट्स के बारे में बताया था, सर नोट्स कैसे करके बनाए सर? आप कैसे बनाते हैं सर? नोट्स कैसे बनाते? यस सर। तो मेंस के लिए मैंने बताया ना, मेंस के लिए बहुत सारी चीजों के नोट्स में करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर के टॉपर्स की कॉपीज से इंट्रोडक्शन कंफ्यूजन लेता था, जैसे कोई भी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, इन सब टॉपिक्स के ऊपर, या फिर GS2 में एनजीओस के ऊपर बनाए हैं बहुत सारी। चूंकि मेरा ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस था, तो मैंने पॉलिटिकल नहीं नोट्स, लेकिन ज्योग्राफी के लिए नोट्स बनाए थे, कहाँ पे रिसोर्सेज हैं। और हमारे साथ पेपर भी बहुत अजीब सा आया था, जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी वाला, लेकिन मैंने उसमें नोट्स बना रखे थे। ट्रोपोस्फीयर का सवाल पूछा था, ट्रोपोपॉन्स का कैसे क्या होता है, तो वो था मेरे पास। तो वही ना, आपको कौन सी चीज कहाँ मदद कर जाए, आपको इसलिए नोट मेकिंग पे फोकस करना चाहिए। नोट मेकिंग के लिए इंट्रोडक्शन, कोई भी एक टॉपिक है उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट में, और एक अच्छा सा कंक्लूजन, फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन, दैट्स इट। सर और एक ये भी पूछना था, एक और क्वेश्चन था सर। मतलब आपने थर्ड अटेम्प्ट सर, फोर्थ अटेम्प्ट में मतलब पास किया सर, तो सर ये प्रेशर को कैसे हैंडल करते थे आप, टैकल करते थे? प्रेशर तो मतलब प्रेशर तो नहीं था मैं बोलूंगा, लेकिन हाँ जब मेरा नहीं हुआ 2 अटेम्प्ट्स में, तो मेरे पापा ने मुझे एमपीएससी जरूर दिलवा दिया था कि बेटा मुझे लगता है एमपीएससी तो आप एक बार एमपीएससी का भी तैयारी कीजिए। प्रेशर देखिए, प्रेशर कहाँ से आएगा? घर वालों की तरफ से आएगा। अगर आपके घर वाले सपोर्टिव है तो क्या प्रेशर है? यस सर। सर ऐसे राइटिंग का पूछना था सर, मतलब ऐसे राइटिंग सर कोर्स मतलब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद करना चाहिए या फिर स्टार्टिंग से ही कर देना चाहिए? आप कर सकते हैं। देखिए कोई भी चीज पे एक और चीज फिर से बोलना चाहूंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर के टॉपर्स की कॉपीज का बहुत है। आपको पता चलेगा कि लिखना कैसे है, क्या लिखना है। जैसे ऐसे की आप बात कर रहे हो, तो कोई भी ऐसे है के ऊपर, तो वो कैसे चालू करते हैं उसको, उसमें कौन कौन सी चीजें इंकलकेट करते हैं। अभी ना ऐसे जो होते हैं ना, वो थीम वाइज आते हैं, कि जैसे मेरे समय पे ऐसे आया था, मैंने 2 ऐसे लिखे थे, दो ही ऐसे लिखे थे। तो उसमें एक था कि एक्चुअली थीम थी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बेसिकली कि उसमें टॉपिक था कि अपने घर की मरम्मत बारिश आने से पहले कर देनी चाहिए। ये लिखा हुआ था ऐसे का टॉपिक क्वेश्चन पेपर में। तो मैंने इसको कैसे स्टार्ट किया, तो मैंने इसको क्लाइमेट चेंज की एक बहुत अच्छी सी स्टोरी, मैं हमेशा स्टोरी से लिखता था, वो चालू करता था। फिर मैंने एक अपने स्टूडेंट लाइफ का एग्जांपल दिया, एक फिर मैंने मतलब वर्ड्स का एग्जांपल दिया। तो कौन कौन से हमें हेडिंग्स उसमें इंक्लूड करनी है,
वो सब ना जब आप कॉपीज देखेंगे फिर आपको लगेगा अच्छा ऐसे ऐसे करना होता है। जब खुद लिखेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ पे कमी आ गई है, कोई वाला नहीं लिख पाया। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना उसकी तो आपको पता चल जाएगा। यस सर, मतलब सर प्रैक्टिस का पूरा रहता है सर रोज। प्रैक्टिस ही है भाई, मेंस के लिए तो प्रैक्टिस ही सब कुछ है। सर मतलब जैसे कि मैंने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अभी आंसर राइटिंग स्टार्ट करी है सर। सर मतलब थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है सर, कहाँ कैसे लिखना है, तो सर इसका मतलब सोल्यूशन कहीं कोचिंग से नोट्स या फिर कोई वीडियोस थोड़ी हेल्प कर दी सर। देखिए आंसर राइटिंग को चेक करना ये तो मोनेटाइज्ड है, मतलब अगर आप जब तक किसी कोचिंग की प्रैक्टिस नहीं लिए हैं तब तक कोई चेक तो नहीं करेगा, लेकिन खुद आइडिया लग जाता है ना एक। अगर आप बहुत अच्छी से प्रिपरेशन करके बैठे हैं और आप आंसर्स लिख रहे हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सी डायमेंशन मिस हो गई है, या फिर आप कंपेयर कर सकते हैं। आपका जो सर्कल होगा कुछ 2-3 दोस्तों का, उनको भेज दीजिए, वो आपका चेक कर सकते हैं, या आप उनका चेक कर लीजिए, तो थोड़ा बहुत पता चलता है धीरे धीरे ऐसे। सर मेरी एक सिस्टर है, वो 4 ईयर BSc नर्सिंग कोर्स कर रही है सर, तो उसके 2 साल हो चुके हैं, मतलब अभी 1 साल हो चुका है, दूसरे सेकंड ईयर से सर UPSC की तैयारी करने का सोच रही है सर। तो सर उसके मतलब जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा सर तब तक ही उसकी तैयारी हो जानी चाहिए सर, तो मतलब थोड़ा आप प्लान बता दीजिए। ऐसा बोलता हूँ यार, लोगों को थोड़ा जीने भी दो यार, अभी वो अपने कॉलेज ईयर्स में है थोड़ा उनको भी लाइफ को एक्सप्लोर करने दो, क्योंकि देखो भाई इवेंचुअली इसमें पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है, UPSC का जो इंटरव्यू होता है उसमें बहुत से लोगों को बहुत कम मार्क्स भी मिलते हैं, तो सिर्फ मेंस ही सब कुछ नहीं है। तो अगर आप मतलब एक्सप्लोर नहीं करोगे, लाइफ को समझोगे नहीं, सीधा बस पढ़ाई 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 पढ़ाई, तो वो भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी फ्रीडम मिलनी चाहिए लोगों को एक्सप्लोर करने की। समय क्या है, पढ़ लेंगे बाद में, फाइनल में कर लेंगे तैयारी, अभी थोड़ा हॉबीज को परस्यू करूंगा जो भी है। सेकंड ईयर इज टू अर्ली टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, टू बी ऑनेस्ट। यू कैन थिंक अबाउट इट इन द लास्ट ईयर। सर दिशा स्टूडेंट लर्निंग सेंटर राजगढ़ से ये आम प्रश्न था सर। हमारे लर्निंग सेंटर में अधिकतर बच्चे सर वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और वो विवरणात्मक परीक्षाओं की तैयारी करने से घबराते हैं सर। समस्या ये रहती है कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा की तैयारी करता है वो सर 200-250 शब्दों में उत्तर लिखने से काफी अपने आप को असहज महसूस करता है सर। जैसे 10 अंक का प्रश्न UPSC में 7 मिनट में लिखना रहता है सर। ऐसे में जिसको अभ्यास नहीं होता है वो कहीं कहीं व्यर्थ की चीजें भी घुसा देता है उस उत्तर में। तो सर डायग्राम के माध्यम से उत्तर लिखना और किस तरह से मुख्य परीक्षा में उत्तरों को लिखा जाए सर, आंसर राइटिंग की कोई अच्छी तकनीक हो तो सर बताइए प्लीज सर। आंसर राइटिंग नहीं आती है सबसे पहली बात। शुरुआत में जब मैंने भी अपना आंसर लिखा था तो मैं मतलब 10 नंबर का सवाल था, मैं 20 मिनट तक सोचते रहा मुझे लिखना क्या। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना आंसर लिखना चालू किया तो ये एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है और इसमें इम्प्रूवमेंट भी बहुत धीरे धीरे होता है। ये हुआ आंसर राइटिंग में कैसे करना। आप लिखने का तरीका, बहुत से लोग बोलते हैं कि आप डायग्राम्स बनाओ और फ्लो चार्ट्स बनाओ, अच्छी बात बनाने चाहिए, लेकिन ऐसे आप हर जगह ही बना रहे हैं। अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे डायग्राम बना के आ गए तो कैसे इंटरप्रेट करोगे उसको। तो बिल्कुल होने चाहिए कुछ डायग्राम्स, जैसे लेट्स से मैं बुलेट पॉइंट्स में लिखता हूं, आप कुछ डायग्राम बना के कुछ भी एक रेक्टेंगल, ट्रायंगल और पेंटागन कुछ भी बना के एक स्पाइक बना के उसके चारों तरफ ऐसे लिख सकते हो। लेकिन फिर भी आपको 2 पेजेस मिलते हैं एक्चुअली 100 मार्क्स के लिए। 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको 2 पेज लिखने होते हैं। तो अगर आप उसमें फ्लो चार्ट बना के लिखोगे अच्छी बात है, स्पेस भर रहा है, लेकिन जब आप क्वालिटी नहीं लिखोगे ना तो वो भी समझते हैं। अभी मेरा दिल्ली में आर्मी अटैचमेंट था, तो मैं दिल्ली में रुका हुआ था एक होटल में, तो वहाँ पे जो और लोग रुके हुए थे वो UPSC के आंसर कॉपी चेक करने वाले प्रोफेसर थे। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि सर ऐसा आप क्या देखते हैं जो मतलब बच्चे नहीं कर पाते हैं। हम लोग साथ में सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो बोले कि आधे से ज्यादा बच्चे उनको जो आता है वो लिख देते हैं, जो पूछा है वो नहीं लिखते हैं। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी और सवाल को समझने के सवाल पूछ क्या रहा है, समझ रहे हैं, मटेरियलिज्म आप कुछ और ही लिख रहे हो, समझ रहे, तो नहीं होगा ना ऐसे। तो जब तक हमको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और देखिए 250 शब्दों का आपने बोला विवरणात्मक लिखने में थोड़ा सा इशू आता है, वो आप लिखेंगे ना ओवर द टाइम, वो आपका वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, उसका पोस्टिंग हो जाती है IAS IPS में। तो ये एग्जाम आपसे ऐसा क्यों लिखवा रहा है कि आपको 250 शब्दों में लिखना है, इतने छोटे से समय में 150 मतलब 10 नंबर का लिखना है, 150 शब्दों का लिखना है, क्योंकि आपको रिपोर्ट्स लिखने पड़ते हैं खुद से ही। तो ये वो आपको नेक्स्ट प्रिपेयर कर रहा है एग्जाम, मतलब वहां पे अलग चीजें देखी जा रही है, लेकिन आपको नेक्स्ट फेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आपको रिपोर्ट्स लेके भेजनी होती है मीडियम्स को, सीनियर्स को और अलग अलग चीजों में। तो वो ना अगर हम अभी से पढ़ना चालू करेंगे और लिखना, बेसिकली लिखना चालू करेंगे आज से ही। अगर आप आज ही आप लिखना चाहो कि किसी भी आपने कुछ पढ़ा न्यूज़पेपर में, आप उसके ऊपर अपने मन से लिखना चाहो कि अच्छा मैंने ये पढ़ा, मैं अपनी भाषा में इसको कैसे लिखूंगा, तब आपको पता चलेगा अच्छा कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, मुझे किन चीजों पे काम करना और बाकी है। तो वही आ जाता है।
इतना भी एक बहुत बड़ी कला कला है, है। प्रैक्टिस से ही आंसर राइटिंग में आती है। उतने कम 3 घंटे के टाइम में आपको सब अटेम्प्ट करना है और क्वालिटी देनी है, तो वो समेटना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वही सही बोला आपने, वो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना आंसर राइटिंग का, आप उतने ही निखरते जाओ। आंसर राइटिंग का बिल्कुल सीधा सा फंडा है कि आपको लिखना है, और कुछ एक शब्द होते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो उनसे आपको वो सब चीजें सीखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आप बस बैठे और आपसे बोल दिया लिखना है, आपको मटेरियल्स भी अवेलेबल है, आप उसको पढ़िए, उनसे जो कीवर्ड उनको अंडरलाइन कीजिए, उनको याद कीजिए, उनको कोशिश कीजिए अपने आंसर्स में लिखने की। धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे और होता जाता है। Hello, sir. I am from Disha Learning Center, Balaghat. जी. I am audible? Yes, you're audible. I have 4 questions. First is, क्या सर आप पहले अटेम्प्ट में अपना मेंस रेडी थे? सेकंड इज, क्या आपने अपनी मेंस कॉपी को पूरा फॉलो कर रहे थे? जैसे आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाए थे, तो आपने, क्योंकि टाइम लिमिट होता है 7 मिनट रहता है पर क्वेश्चन, तो आपने पूरा उस चीज से फॉलो करे थे? एंड थर्ड क्वेश्चन इज, आपने क्या एग्जाम प्रेशर को कैसे डील करा? एंड फोर्थ क्वेश्चन कि आपने, जैसे आपने बताया कि सेकंड थर्ड टाइम आपका क्लियर हुआ, तो आप जब सेकंड अटेम्प्ट दोनों क्वालिफाइड नहीं हुए, तो क्या आपने कभी सोचा कि मुझे दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए? ठीक है, पहले प्रश्न का जवाब है, मैं मेंस रेडी नहीं था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। आपके दूसरा प्रश्न मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आप फिर से बोलना चाहेंगे? सर, आपने टॉपिक वाइज मेंस के लिए पूरी नोट्स बनाए थे टॉपिक वाइज, तो सर क्वेश्चंस, क्योंकि समय टाइम लिमिट रहती है, तो आपने डील कैसे करा, क्योंकि डेटा बहुत सारा है और टाइम बहुत कम है? तो मैं अपने जो नोट्स बनाता था मेंस के लिए, मैं 150 शब्द ही लिखूंगा, और अगर जैसे मैं कोई भी टॉपिक के ऊपर लिख रहा हूँ ना, मैं नोट्स में ही 150 और 250 शब्द ही लिखता था। अगर देखिए क्वेश्चन तो वो 10 नंबर के हिसाब से भी पूछ सकते हैं, 15 नंबर के हिसाब से भी, तो मेरा मैक्सिमम 250 शब्द का ही होता था। तो फिर मैं उसको अपने हिसाब से काट पीट के, अगर 10 नंबर का पूछा तो 150 शब्द लिख दूंगा, और 15 का पूछा तो 250 मतलब मैं एक पेज का एक तरफ का हिस्सा ही बस लिखता था एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो ऐसे मैंने अपना रेशनलाइज किया था इसको लिखने का। उसमें सब होता था, उसमें डेटा होता था, उसमें कंक्लूजन होती थी बहुत अच्छी सी, उसमें वेरियस पॉइंट्स भी होते थे कि हमें कौन कौन सा लिखना है, और मतलब ऐसे करता है। एग्जाम प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर तो था, लेकिन लिखना है तो लिखना है, उसमें क्या है। एग्जाम्स यूपीएससी का एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके मेंस के जो एग्जाम होते हैं ना, एक दिन में 2 पेपर होते हैं, तो सुबह GS1, शाम को GS2। अब आप ये सोचिए कि मैं इतना सब कुछ माइंड में कैसे रखूंगा, तो ये सब आएगा आपको जब आप मेंस के ऑलमोस्ट, जब आप मेंस लिखने वाले हो, और उसके 15-20 दिन पहले ना, बिल्कुल मेंस जैसे ही एग्जाम टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, विजुलाइज करवाती है, उसको अभ्यास बोलते हैं, तो वो बिठा के आपको एग्जाम देंगे। आपको सुबह GS1 लिखना है, शाम को GS2 लिखना है, फिर अगले दिन GS3, फिर GS4, तो ना धीरे धीरे आदत में आ जाता है। Hello, sir. Hello. I'm audible, sir. Yes. So my name is first of all, sir, congratulations. Thank you. So my name is Pramod Pal. I am from Disha Learning Center, Chhatarpur. So my question is, what you do for your prelims? You do not means क्या आपने जो क्या चीज नहीं की, या जो आपको मतलब कि जैसे कोई लोग कुछ चीज नहीं करते काम, जो हम मतलब प्रीलिम्स निकाला आपने, तो डू और डोंट्स क्या थे आपके, एंड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या था जो आपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में किया, और मेंस की प्रिपरेशन में जो आपको टाइम गैप मिला, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा किया कि 3 महीने है आपके लिए, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आपने किया है काम? देखिए, अगर मुझे याद है सही से, तो आई थिंक 26 या 24 तारीख को रिजल्ट आया था, जब 2023 में मैंने मेंस दिया था, और उसके बाद से 24 तारीख रिजल्ट आया था, मैंने 26 से पढ़ना चालू किया था, और 26 से 1 जुलाई तक, आई थिंक 4-5 दिनों में मैंने अपने मेंस से रिलेटेड जितने भी मतलब थीम्स हो सकते हैं करंट अफेयर्स की, सबके मेंस ओरिएंटेड नोट्स बना लिए थे 6-7 दिनों में ही। फिर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और हर वीक में मैं 2 टेस्ट लिखता था, जैसे GS1 और GS2। ये एक GS1 का टेस्ट, एक GS2 का टेस्ट, मतलब मैंने एक वीक दिया है अपने GS1 और GS2 की प्रिपरेशन, और उसमें करंट अफेयर्स का चूंकि मैंने पहले ही कर लिया तो उसको रिवाइज करना है। फिर ऐसे मैंने अगला वीक दिया, मतलब हर 15 दिन में मैं अपना पूरा कर लेता था, एक ऐसे और 4 GS के पेपर के। और हर 1 महीने में 3 महीने से, तो मैं हर 1 महीने में 2 टेस्ट लिखता था ऐसे अपने ऑप्शन के, समझ रहे हैं? मतलब मैं हर 15 दिन में एक बार पूरा GS का लिखूंगा, और हर 1 महीने में 2 ऑप्शनल के टेस्ट लिखूंगा। सर एक्चुअली मैं जियो साइंटिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, यूपीएससी राउंड हो जाता है। हेलो सर। सर मैं एक्चुअली जियो साइंटिस्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ जी। तो सर उसमें मेरे बेसिकली 2 सब्जेक्ट हैं, हाइड्रोलॉजी या मैं जियोलॉजी कर लूँ, तो सर दोनों का मुझे
मतलब कि लिखा राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करनी है। तो सर मैं आइडियोलॉजी या फिर जूलॉजी? यस सर। आइडियोलॉजी मतलब किन मतलब WPT यूनिवर्सिटी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और क्या सर? नहीं सर, मैं जियो साइंटिस्ट यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसके लिए बात मतलब पूछ रहा हूँ, मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा। जी सर, तो उसमें सर मेरे 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव में अलग चला जाता है, उसमें प्रीलिम्स में आता है जो मतलब कि हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जियोलॉजी उसमें बिल्कुल नहीं आती प्रीलिम्स में। तो सर प्रीलिम्स का मेरा वही था कि आपने पर्टिकुलर टाइम कितना दिया हर एक सब्जेक्ट, जैसे आपने पॉलिटी बताया, हिस्ट्री बताया, तो सर किस सब्जेक्ट पे आपने वेटेज किया, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न अलग मतलब सेम ही रहेगा सबके लिए। अच्छा बात बताया। देखिए पॉलिटी के ऑलमोस्ट 15 सवाल आते हैं, इकोनॉमिक्स के सवाल आते हैं ऑलमोस्ट 15। इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको प्रीलिम्स में अच्छे स्कोर करना है ना, क्योंकि ऑप्शन के जो इकोनॉमिक्स के सवाल आते हैं ना वो बहुत सिंपल होंगे अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। वो बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछते हैं और मोस्टली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, क्या चल रहा है फिस्कल डेफिसिट में, मतलब ऐसे सवाल आते हैं, है ना। जीडीपी का पूछ लिया, तो अगर आपको पता है टर्म जीडीपी में क्या आता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो आप इकोनॉमिक्स के सवाल तो बड़े अच्छे से कर लेंगे। और पॉलिटी तो मैं बोलूँ कंपैरेटिवली पॉलिटी बहुत ईजी आता है यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो ये हो गया। हिस्ट्री, एंशिएंट, मॉडर्न इंडिया इजी आता है। सबसे टफ मुझे मिडिवल लगता था, और मैं बोलूंगा पिछले 2 अटेम्प्ट जब मेरा नहीं हुआ था तो मैंने मिडिवल इंडिया को स्किप किया था, लेकिन जब थर्ड में मैं मिडिवल इंडिया पढ़ के गया तो उसके 2 सवाल सही करके आया था। और एंशिएंट मुझे बहुत पसंद है, एंशिएंट इंडिया। तो हिस्ट्री का भी बहुत अच्छा वेटेज होता है। लेकिन जब बात की जाए इन्वायरमेंट की, अब जैसे इन्वायरमेंट के सवाल है, तो मैं देखिए एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए डू नॉट स्टिक टू द बुक्स ओनली। मतलब डॉक्यूमेंट्रीज देख लो कोई भी। जैसे मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मेरा जब सेकंड बार भी नहीं हुआ था तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा हताश था और ऐसे ही घर पे बैठा हुआ था, तो मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था डेविड अटनबर्ग की बीबीसी की। तो उसमें वो फंगस के बारे में बता रहे थे कि एक फंगस होती है, कॉर्डिसेप्स फंगस नाम है उस फंगस का। वो आंट्स के सर से निकल के, मतलब दे कंट्रोल देयर प्रे, दैट वाज देयर मेन कॉन्सेप्ट। और जब मैं 23 का एग्जाम लिखने गया तो ये चीज मैंने कहीं से प्रिपेयर नहीं की, उसमें ये सेम लिखा था कि कॉर्डिसेप्स फंगस क्या करती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बुक्स पढ़ने से ही कुछ मिलेगा, आप स्पोर्ट्स का देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देख लो, कुछ भी जो इंपॉर्टेंट लगे आपको। तो कॉस्ट चीज का मदद कर जाए तो ऐसा है। सर मेन जो इशू आता है हम लोगों में कि सर करंट अफेयर्स को और हमारे जो टॉपिक है, मतलब कि करंट अफेयर पॉलिटी से कोई करंट अफेयर्स चल रही है तो उसको कनेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि पॉलिटी का तो कई चीज डेली नई चीजें चल रही हैं, लेकिन इंटरलिंकिंग कैसे करते हैं अपन लोग उसको। आपने इंटरलिंक किया, वो कोई भी मतलब कि एक चीज हुई उसको इंटरलिंक कर लिया, तो वो कैसे करते हैं? इंटरलिंकिंग ऑफ करंट अफेयर्स विद पॉलिटी सब्जेक्ट, नॉट ओनली पर्टिकुलर सब्जेक्ट सर, एवरी सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, एनवायरनमेंट या कुछ भी हुआ। तो हिस्ट्री में करंट अफेयर्स तो मोस्टली नहीं होते, हिस्ट्री है चूंकि वो करंट अफेयर्स पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी में होंगे। तो देखिए उसी के लिए ना, तो करंट अफेयर्स की मैगजीन मैंने बोला, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि लेट्स से डिफेक्शन हुआ, जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में 2020 में डिफेक्शन हुआ था, है ना। तो अब डिफेक्शन आप पढ़ सकते हैं, न्यूज में चल रहा है, आप डिफेक्शन पॉलिटी में जाके पढ़ लीजिए, और अगर सवाल आता है तो आप उसकी स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन से कि रिसेंटली वी विटनेस द केसेस ऑफ डिफेक्शन इन दिस केस, फिर उसका क्या होता है समझा दीजिए। ओके, थैंक यू सर। सर जैसे आपने बताया प्रीलिम्स के लिए तो आपने 2 पेजेस बनाए थे वजीराम के रिसाइटल से, वैसे सर मेंस के लिए कैसे करें सर अपन करंट अफेयर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए? ठीक है, तो वही मेंस के लिए मैं A4 शीट में नोट्स बनाता था, पहली चीज। दूसरी चीज कि अब जैसे मेंस के लिए मुझे नोट्स बनाने हैं ना, तो आप ना जैसे मैं रिसाइटल से ही नोट्स बनाया था मेंस के लिए भी, तो उनकी जो मैगजीन है ना उसमें दे हैव सेग्रीगेटेड टॉपिक्स। क्वालिटी के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो आप आर्टिकल को पढ़िए, है ना, जो उन्होंने लिखा हुआ है। आप उनका एक 30 शब्दों का या फिर 2 से 3 लाइन का एक इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। उनका लिखा होगा 50-60 शब्दों का, लेकिन आप उसमें से अपना दिमाग लगा के जो रेलेवेंट लगे वो इंट्रोडक्शन लिखिए आपने 30 शब्दों का, ठीक है। फिर आप डिपेंड करता है किस तरह का सवाल है, तो आप वही अगेन कि आई थिंक दिस इज इन फेवर ऑफ इट, दिस इज अगेंस्ट, इसको लिख लीजिए ऑलमोस्ट 80 शब्दों में, है ना। तो आपका कहते हो 160 और 30 ये हो गया। फिर कुछ एक अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको आप अलग से बनाने हैं, डिस्क्लेमर लिख के लिख देते हैं, या फिर नीचे कंक्लूजन में 30 शब्द और लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। तो आपका 1 पेज या फिर 1.5 पेज बस उस पर्टिकुलर टॉपिक से 1.5 पेज का नोट हो जाएगा मेंस के हिसाब से। ओके सर। और सर जैसे कि फर्दर आपने बताया था 16 के जीएस टेस्ट 8 ऑप्शनल 4 है, तो सर आप बता सकते हैं कौन से इंस्टीट्यूट से लेना सही रहेगा सर? लेना सही रहेगा ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैंने जहां से लिया था वो था, हाँ सर, मतलब कहाँ से लिया था आपने? तो मैंने बाजीराम से लिया था। मैंने विजन आईएएस की अभ्यास टेस्ट सीरीज लिखी थी, जो कि ऑलमोस्ट सभी बच्चे लिखते हैं, बहुत अच्छी।
और मैंने बायजूस का लिखा था यस सर। और मैंने फॉर्माइस के लिखे थे। और मैं सर एक और चीज, जैसे कि फर्दर अभी तो जरूरत नहीं है, अगर इंटरव्यू तक हम आगे पहुंचते हैं तो सर कैसे क्या करना है, तो सर हमें फर्दर आगे गाइडेंस चाहिए रहेगी, तो सर हम आपको कैसे कनेक्ट कर पाएंगे आपसे सर? अगर मैं अवेलेबल रहा या कोई और अवेलेबल रहा तो आपकी बात हो कोई जाएगी। भी गाइडेंस अगर आप मेल तक पहुंचते हैं तो दिशा लर्निंग सेंटर के माध्यम से ही, अगर सर हैं तो ठीक है, नहीं तो हम कोई भी एक्सपर्ट से आपको कनेक्ट कराएंगे जो आपको गाइड कर पाएंगे। तो हम दिशा का जो मेन एम है वो यही है कि आप लोग अगर परफॉर्म करते हैं, हम आपके सपोर्ट के लिए हैं। तो इस तरीके का कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए तो आप हमें कनेक्ट करें, हम आपको सर से या अन्य किसी एक्सपर्ट से कनेक्ट करा दें। ओके 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 मैम, ओके थैंक यू सर, थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून सर, मैं दिशा लर्निंग सेंटर डिंडोरी से बात कर रही हूँ। सर जैसा कि मैंने सुना कि आपने मेन फोकस नोट्स मेकिंग एंड उनको सिंक्रोनाइज करने पे दिया है, बट सर क्योंकि हमारे यहाँ मैगजीन्स एंड जो न्यूज़पेपर प्रेफरेबल है द हिंदू और एक्सप्रेस वो यहाँ अवेलेबल अभी नहीं हो पा रहा है, तो नोट्स मेकिंग एंड उन्हें सिंक्रोनाइज करने की कोई स्ट्रैटेजी अगर आप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब मैंने ये सब अपने घर से की थी, तो मैं दतिया में रहता था। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, सब फ्री में नेक्स्ट आईएएस की या वाजीराम रवि की जो मैगजीन्स हैं वो सब फ्री में मंथ वाइज मिल जाएंगी। बहुत अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज करके रखा है। आप वो 120 पेज, 130 पेज, 90, 100 पेज जैसे पेज की होती है एक महीने की, आप उसको पढ़िए तो आप उसके नोट्स बना लीजिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि रिसोर्स क्रंच है। अगर आप इसको ऑनलाइन सर्च करेंगे, और चूंकि दिशा लर्निंग में वाईफाई और कंप्यूटर्स की सुविधा भी है, तो आप वहां से डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन और है कि लाइक आपने बताया कि आपने सिंक्रोनाइज किया था, तो सर हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं नोट्स को, लाइक कम शब्दों में कैसे, लाइक अगर हम फ्लो चार्ट या कोई और ऑप्शन लेते हैं माइंड मैप्स का तो भी वो थोड़ा लेंदी हो ही जाता है, तो किन चीजों पे मेन फोकस रखते हैं? जब भी आप नोट्स बनाए ना, तो आप हेडिंग्स ही लिखें सिर्फ, बाकी आपके पास एक कला होनी चाहिए कि उस हेडिंग के अंदर मेरे को कैसे लिखूं। आप हर चीज के नोट्स बनाएंगे फिर तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ हेडिंग ही लिख के आ जाते हैं, समझ नहीं रहता है कि हेडिंग ही मेन काम है। अगर आपने हेडिंग लिखी तो आपका मेन पॉइंट कन्वे हो चुका हो। और अगर मान लीजिए 10 नंबर का प्रश्न है तो आप उसमें हेडिंग को थोड़ा सा एलाबोरेट कर चलेगा, लेकिन 15 नंबर का तो आप उसको एलाबोरेट कर दीजिए, चल जाएगा। तो आप हेडिंग लिख लीजिए कि जैसे कोई भी एक क्वेश्चन है और आप उसमें उसके फेवर में लिख लीजिए, तो फेवर में क्यों लिख रही है, मतलब उसकी हेडिंग देखिए, अच्छा ये इस तरह से हमारे लिए वायबल है, दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इकोनॉमिकली फीजिबल। इकोनॉमिकली फीजिबल सिर्फ लिख लिए, और फिर उसके अंदर आपको पता होना चाहिए। वो आप लिखोगे नहीं, वो आपको माइंड में पता होगा, वो आपको आ जाएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे करेंगे, जब आप व्हेन यू एनग्रोस्ड इन द प्रिपरेशन ना, आपको चीजें रहती हैं। थैंक यू सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. I am Prisha. In present, I am in 10th, and my question is that SC is humanities oriented or not? It is actually. So if you look at the questions asked and the syllabus also, so majority of the subjects are human. Which subject did you took, and can you describe your journey from 11 to clearing UPSC? तो मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई हिंदी माध्यम स्कूल से कक्षा 12 तक दतिया से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैनेट से की है, 4 साल का कोर्स। उसके बाद मैंने 1.5 साल जॉब किया था, फिर यूपीएससी की तैयारी की 3 साल। तो और यूपीएससी मैंने इंग्लिश से लिखा था। और क्या सवाल था आपका? So she's asking whether it would be feasible to take humanities as an optional from 11th only, और कितना orientation humanities की जरूरत है? So if you, yeah, it's good actually. If you take art subjects in your +1 and +2, it will give you an exposure and you'll be, you know, situated better than others, those who take science. क्योंकि मैंने साइंस लिया हुआ था, फिर मैंने इंजीनियरिंग की, और फिर जब मैंने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़े तो शुरू में लगता था कि मतलब समझ में आएगा भी या नहीं, क्योंकि जैसे पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के कई सारे वो हुआ, जैसे प्लेटो है, एरिस्टोटल है, उन्होंने क्या बोला। मुझे शुरू में लगता था ये कितना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप शुरू में ही इन सब चीजों की समझ रखेंगे तो आप औरों से बहुत अच्छी जगह पे रहेंगे, मतलब इस प्रिपरेशन में। तो बिल्कुल अगर आप चाहते हैं, मैं ये भी नहीं बोलना चाहूंगा, बहुत से टॉपर्स हैं जो मैथ्स और टेक्निकल सब्जेक्ट्स लेते हैं अपने ऑप्शनल में। जैसे मेरा ही एक दोस्त है वेस्ट बंगाल काडर का, IPS है, साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया हुआ था उसने बहुत अच्छा स्कोर किया उस सब्जेक्ट से भी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दी पीपल दे चूज ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स ऑप्शन के लिए। तो अगर आप चाहती हैं कि आप +1 +2 में ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। Good afternoon, sir.
मैं दिशा लर्निंग सेंटर बुरहानपुर से हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे पता है कि मेरा गोल क्या है, मेरे को यूपीएससी आईएएस बनना है, बट मुझे ये नहीं पता कि मैं किस प्रोसेसिंग से उसको स्टार्ट करूँ। बेटा आप कौन सा अपना कर रहे हो? मैं फिलहाल 12th में हूँ, मैंने आर्ट्स लिया था 11th में, तो मुझे यूपीएससी करना है, बट आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट इट। So right now you are in +2, right? You are in 12th class. Yes. पहले आप अपनी कक्षा 12 के एग्जाम बहुत अच्छे से लीजिए। उसके बाद जब आप कॉलेज में जाएंगे ना, तो कॉलेज में भी देखिए, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपको यूपीएससी करना है, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि यूपीएससी में क्या-क्या मतलब सिलेबस क्या है, कौन से चरणों में होता है ये, और आपको क्या ऑप्शनल लेना है। ऐसे हम लोगों को तो बहुत लास्ट तक नहीं पता था क्या ऑप्शन लेना है। अगर आपको शुरू ही पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जो आप ऑप्शनल चूज करेंगे यूपीएससी में, वही आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट भी रख सकते हैं, तो ना उसमें आपका पकड़ हो जाएगा। और जब आप अपना ग्रेजुएशन करेंगे तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाएंगे। आप उस दौरान जोर देंगे उन पर, और उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो बुक्स भी, स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ सकते हैं अगर आपको समय मिलता है अपनी ग्रेजुएशन से, जो यूपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स हैं। तो बहुत से लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद ही सीधा फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, उनका हो जाता है। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप भी बिल्कुल उस तरफ जा सकते हैं। Good evening, sir. I am Priyanshu Singh Rajput, belongs from बैतूल, केंद्रीय विद्यालय बैतूल। सर मेरा ये डाउट था कि अभी मैंने 11th-12th में कॉमर्स स्ट्रीम ली है, तो आगे मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए कॉलेज के टाइम पे? कॉमर्स के बाद आप 12th के बाद पीसीएम तो नहीं ले पाएंगे जी, पीसीएम नहीं या लेना है। लीगल स्टडीज ही आपके लिए ऑप्शन है। जी, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में ले सकते हैं। हाँ, वैसे आप कॉमर्स भी ले सकते हैं। अभी मेरे साथ ही एमपी गार्डन में एक मेरा आईपीएस दोस्त ही है, तो उसने कॉमर्स लिया हुआ था, वो सीए है। तो आप चाहें तो आप अपनी कॉमर्स में ही पढ़ाई जारी रख सकते हैं और उसको अपना ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन आपका रुझान जिस तरफ है, देखिए यूपीएससी में ऑप्शनल सेलेक्ट करने की तीन चीजों पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, दूसरी चीज उस चीज के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं, जो आप ऑप्शनल ले रहे हैं ईजिली अवेलेबल है या नहीं रिसोर्सेज, और तीसरी चीज की अगर मेरा नहीं होता है तो क्या मैं उसको कंटिन्यू कर पाऊंगा आगे भी या नहीं, मतलब उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के आप अपना ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो आप उसमें अपना ग्रेजुएशन कीजिए और उसको अपना ऑप्शन भी ले सकते हैं। सर यहाँ बैतूल में केंद्रीय विद्यालय में एक्चुअली आर्ट सब्जेक्ट था नहीं, इस वजह से मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ली है, पर मेरा 9th से ही गोल है कि मुझे आईपीएस बनना है, तो उसके लिए फिर आगे क्या करना चाहिए? तो फिर आप अपनी ग्रेजुएशन कीजिए। ग्रेजुएशन में आपको जो भी ग्रेजुएशन में काफी सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। आप बीकॉम कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, है ना। तो आप बीए फिर आप देख लीजिए आपको जिन विषयों में रुचि है, आप अपनी ग्रेजुएशन उनको लीजिए और फिर उसके साथ आगे बढ़िए। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर एंड मैम। जी आप ऑडिबल हैं, कंटिन्यू करें। So it's pleasure to talk to you. So my concern is after giving 1 or 2, 3 attempts, how will we motivate us? कि हम motivate कैसे करें? एक attempt, 2 attempt देने के बाद फिर से उसी preparation में again and again जाना, तो वो काफी demotivating हो जाता है after 2, 3 attempts. So आपने कैसे खुद को push किया और motivate किया और आपने preparation को carry on रखा? So whenever this thing comes in your mind, मैं मोटिवेट हो रही हूँ, ऑलवेज रिमेंबर व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस प्रिपरेशन, है ना। इस एग्जाम की तैयारी आपने क्यों करना शुरू की, अगर आप वो हमेशा याद रहेगा तो आप शायद कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। भले थोड़ा सा एक समय रहेगा जब नहीं होता है तो बुरा सबको ही लगता है, लेकिन तो बहुत जल्दी अपन बाहर आ जाते हैं और अगले फिर से प्रिपरेशन करना चालू कर देते हैं। तो मेरा जब नहीं हुआ था तो मेरा तो 2 अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ था, मुझे भी बुरा लगता था, लेकिन मुझे बहुत कम बुरा लगता था। मुझे मुश्किल से 1-2 दिन ही बुरा लगा था, मैं फिर से तैयारी शुरू कर देता था, क्योंकि मुझे पता था कि I had left my job and now this is the thing that I have to do. और उसके अलावा पब्लिक सर्विस वाज ऑलवेज इन माय माइंड, कि मतलब मैं एक बहुत ही हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, तो उसमें ये सब सोचना भी, मतलब आई नो वन इन माय एंटायर फैमिली हैज एवर थॉट ऑफ इवन यू नो अप्लाइंग फॉर gazetted services. तो I was the first one, so I had to you know invent the wheel. That is the thing. And so like कि आप एक हम्बल बैकग्राउंड से, तो रिस्क भी लाइफ में बहुत ज्यादा होता है, कि मतलब आपने सब कुछ अपना जॉब अपनी हर चीज इस प्रिपरेशन पे लगा दिया था, देन वो एंजाइटी डर भी रहता है। जी हाँ, वो था, बिल्कुल था, डर था, सब था, लेकिन आपने कैसे कोप अप किया? तो रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, जितना रिस्क लोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा।
बट सर सेम टाइम वो एंजाइटी लेवल भी बहुत ज्यादा हो जाता है जितना आप अपनी चीजों को वो लगाते हैं रिस्क पे। नहीं, तो देखिए हाउ मैं एक विल चीज़ यू बोलना चाहूँगा आपको, एंग्जायटी आएगी आपको तब जब आपको क्लैरिटी नहीं है। ऑलवेज हैव क्लैरिटी। क्लैरिटी हर किसी चीज़ में, लाइफ में क्लैरिटी, पढ़ाई में क्लैरिटी। अगर क्लैरिटी रहेगी ना तो आपको डर नहीं रहेगा फिर कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है और ऐसे होता है। So I have one more question. And prior to prelims, आपके 3 मंथ कैसे आपने शेड्यूल किए थे रूटीन को? लाइक कुछ नई चीज तो पढ़ नहीं सकते उस टाइम में, रिवीजन ही पे हमारा फोकस रहता है, बट स्टिल वो एक प्रेशर रहता है कि अब एग्जाम डेट आ गई है, एग्जाम डेट आ गई है, क्या करूं, कैसे करूं, क्या मैनेज करूं, लाइक फुल ऑफ हसल फसल आपके दिमाग में चलता रहता है। बिल्कुल, आई एग्री, ये तो रहता ही है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया अभी, और एक व्यक्ति ने सवाल पूछा था कि वो 3 मंथ्स में कैसे करना है। तो देखिए, मेंस लिखना बहुत बड़ी बात है, यूपीएससी का मेंस लिखना, और अगर मौका मिला है तो बस उसको डू इन, आई मीन क्लियर योर मेंस in that attempt only in which you have gotten this opportunity to write the mains. Clear your mains in that only. आगे पता नहीं क्या होगा, आपको ऐसे प्रिपरेशन करना है उसके लिए। तो कैसे करना है? सबसे पहले तो मेंस में आपको आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब आप जितना हो सके लिखिए। टेस्ट, नंबर ऑफ टेस्ट आप, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना, मैंने 16 टेस्ट लिखे थे, हर एक 16 टेस्ट जीएस के लिए, 4 मतलब ओवरऑल जीएस के 20 टेस्ट और 8 टेस्ट ऑप्शनल के। तो हर एक वीक में 2 टेस्ट होते थे और हर 15 दिन में एक बार पूरा जीएस, हर एक महीने में 2 पेपर ऑप्शनल के, ऐसे करता था। And so one more concern I have कि हम यूपीएससी के प्रिपरेशन में होते हैं, 10 आवर्स 12 आवर्स की स्टडीज होती है, हम बहुत लोनली हो जाते हैं और डिसकनेक्टेड हो जाते हैं हम नॉर्मल लाइफ से, फैमिली से, फ्रेंड से, कजन से, सबसे। सो हम एक नॉर्मल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता होती, बहुत आइसोलेटेड हो जाते हैं। तो वो कैसे हम बैलेंस आउट करें? नॉर्मल लाइफ और ये प्रिपरेशन बहुत ही आइसोलेटिंग हो जाता है। 10 आवर्स स्टडीज, आपको अपने पूरे दिन रूम में रहना है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके फैमिली या कजन या फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है नॉर्मल लाइफ में। सो वो लोनलीनेस और आइसोलेशन को हम मतलब कैसे डील आउट करें? देखिए, मैं शाम में 5 से 6 रोज 1 घंटे गाने सुनता था कान में स्पीकर लगा के पढ़ने के बाद। मेरा तो ये था। और अभी आप इस फेज में है ना कि ये जरूरत है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो चीजें नहीं होंगी। और जब आपको एक बार हो जाएगा तो वो सभी लोग आपसे ऑलरेडी मिलने आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। मेरा जब हुआ था तो मुझसे तो पता नहीं कौन कौन मिलने आया था, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। तो लेकिन अगर आप लेट्स से if you're interested in painting or sketching or reading books apart from the academic books, you can read that also, you can do that also. Like, मैं तो हमेशा गाने सुनता था, मुझे गाने सुनना ही मेरा मतलब माइंड बूस्टर था, रिफ्रेशमेंट था आपका। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, Yes, इस sir. सिचुएशन में सोना बहुत जरूरी है। कुछ भी होता है 8 घंटे तो सोना ही है। तो पर आती नहीं है नींद, एंजाइटी लेवल वो दिमाग में चलता रहता है, मैप, नेशनल पार्क, सब चीजें, तो वो नींद भी नहीं आती है। मैं समझ रहा हूँ, वो चलना चाहिए, वो जरूरी भी है। अगर वो चल रहा है तो मतलब आप सही तरफ जा रहे हैं प्रिपरेशन में। वो पता है, वो रीडिंग, ये जो माइंड में चलना होता है कि बैक ऑफ द माइंड ये सब चीजें चल रही है, मतलब यू आर वेरी मच इनटू द प्रिपरेशन। लेकिन फिर भी जितना आप सोओगे ना उतना आपकी मेमोरी रिटेन कर पाएगी जो चीजें आपने पढ़ी हैं। अच्छा। तो मैं तो मतलब मेरा ये फिक्स था कि मैं सोऊंगा तो डेफिनेटली 8 से कम कभी नहीं, भले 9 हो जाए, लेकिन मैं सोऊंगा जरूर। Okay, that's really great, sir. And so morning time में पढ़ना अच्छा होता है या night? Like, what was the best time to study? Like morning, early morning? मैं कभी अर्ली मॉर्निंग पर्सन रहा नहीं हूँ, लेकिन एनपीए ने बना दिया मुझे ट्रेनिंग में। रोज सुबह 4 बजे कुछ तो उठा देते थे। उसके पहले मैं कभी मॉर्निंग पर्सन नहीं रहा हूँ। मैं आराम से, आई लव स्लो मॉर्निंग्स, धीरे धीरे चालू हो। पर हाँ, रात तक जरूर पढ़ता था, कभी कभी 1-2 बजे तक ऐसा। फिर सुबह हो जाते थे 8 बजे। Okay, sir. Thank you so much, sir. It's my honor to talk to you. Thank you, ma'am, for giving me your time. Good afternoon, sir. My name is Gitanjali Singh. Yes, continue with Anjali. Okay, ma'am, I am from Disha Learning Center, Umaria. So my question is, recently I have done my graduation from science background. The history subject is difficult for me. So how do I prepare for history? देखिए, हिस्ट्री डिफिकल्ट तो है चीजों को रिमेम्बर करना, लेकिन अगर आप एक बार एंजॉय करना चालू कर देते हैं ना, जैसे कि मतलब आप सोचिए कि आपको आज से 3000 साल पहले क्या हुआ था, आज से 10,000 साल पहले क्या हुआ था, और उन सब चीजों को जो आप रिलेट करते हैं कि अच्छा ऐसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, ऐसे सिविलाइजेशन आगे आई, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे ना हिस्ट्री को कभी बोरिंग नहीं होने देना है। मैं मानता हूँ उसमें याद करने को बहुत कुछ होता है, पर अगर आप उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव से कि अच्छा मुझे ये जानना है। जैसे कल मैं सांची गया हुआ था, तो जब मतलब उस टाइम कितना पढ़ा था मैंने, लेकिन कल जब उसको जाके देखा तो फिर सब वही चीजें याद आई कि ये देखो कब बनाया गया था, किसने बनाया था। तो वही है, हिस्ट्री को आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ें, उसको बर्डन मत होने दें अपने ऊपर।
और पोर्शंस में पढ़ें। सबसे पहले एंशिएंट से चालू कीजिए। एंशिएंट से चालू करेंगे ना तो आपको पता रहेगा कि अच्छा पहले से ऐसी चीजें होती आ रही है, तभी इसलिए अभी ऐसे होती है। एंशिएंट, देन मिडिवल एंड देन मॉडर्न। गीतांजलि। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ा तेज बोले। ओके, गुड आफ्टरनून सर, एम आई ऑडिबल नाउ? यस यू आर ऑडिबल, स्पीक लाउडर। सर मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है ग्रेजुएशन में, और उसके बाद मैंने एमपीपीएससी की प्रिपरेशन की थी 1 साल कोचिंग करके। फिर उसके बाद उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली तो मैंने फिर स्विच किया, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो थे वो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके बाद फिर अभी मैंने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की जस्ट 2 months बैक। एंड इन यूजीसी नेट आई फाउंड कि मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है। मैं पॉलिटिकल साइंस से पढ़ रहा हूँ, और सर जो मेरा अभी अटेम्प्ट किया है मैंने, उसमें मेरा पीएचडी के लिए क्लियर भी हो गया है। तो सर इज इट नॉर्मल कि इतने कंफ्यूजन वाले स्टेट से निकल के आप कुछ एक पार्ट ढूंढ पाओ? जैसा मैंने अभी मतलब एक स्टूडेंट थी, उससे सुना कि उसको अभी से ही क्लियर है कि उसको यूपीएससी क्लियर करना है। पर सर मेरे साथ टोटली अपोजिट था। आई एम फाइंडिंग माई वे आउट। मुझे ये पता है कि मुझे कहाँ पे स्टैंड करना है, पर मुझे ये नहीं पता था स्टार्टिंग में कि करना क्या है। बिल्कुल, ये तो मैं मानता हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। कि देखिए, बहुत अच्छी बात है जिनको शुरू में ही पता चल गया कि उनको क्या करना है, मेजॉरिटी को नहीं होता है। और हम जब बहुत सारे ऑप्शंस देखते हैं अपने सामने और उनसे इंटरैक्ट, तब हमें पता चलता है कि इवेंचुअली हमें कहाँ जाना है। शुरुआत में तो चीजें जैसे हो रही होती हैं तो होती चली जाती हैं। अब जैसे आप बोला कि आपको पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है और आपने दिया तो आपका पीएचडी के लिए भी हो गया, तो वही ना, अभी आपको पता चला कि आपको ये करना है। यस सर, और अभी मेरा सेकंड अटेम्प्ट भी होगा सर, जो दिसंबर साइकिल का होता है। तो उसके लिए मैं प्रॉपर फुल फ्लेश तैयारी कर रहा हूँ, नोट्स भी बना रहा हूँ, जैसा कि आपने अभी बताया था कि शॉर्ट नोट्स एक अलग से होने चाहिए, एक टॉपिक एक पेज में होना चाहिए। तो उसी तरीके से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, एंड आई एम एमिंग फॉर जेआरएफ। और सर मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है किसी एग्जाम में कि आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। सो सर व्हाट आर योर सजेशंस टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, और something that I can improve? Yes, make moves. Yes. And what are your suggestions to keep going forward in this? देखिए, अगर ये कॉन्फिडेंस आना, ये बहुत समय बाद आता है जब आपको पता है कि आपने चीजें कर ली हैं, और ये बहुत अच्छा संकेत है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप इसी डायरेक्शन में चलते रहिए। और जो भी देखिए, कभी भी ना कुछ भी चीजों को ओवरलुक या इग्नोर नहीं कीजिए। जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आप प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे ना तो रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। ये चीज तो मतलब हो ही नहीं सकती कि आपने मेहनत सच्चे मन से की और किसी को रिजल्ट ना मिले हो। यस सर। जिस पथ पर आप अग्रसर हैं उस पर ही चलते रहिए। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गाइडेंस। Good afternoon, sir. I'm Shivani. गुड आफ्टरनून। Sir, am I audible? यस। Sir, I'm also from Datia. ओके। मेरा क्वेश्चन था कि हमें लाइक आपको क्या छोटे से पता था कि आपको किस गोल पे जाना है, आपको क्या गोल है, आपको पता था, या फिर आपको किसी ने बताया, या फिर आपको 12th पास करने के बाद पता चला? मुझे ये चीज पता चली जब मैं अपना पहला जॉब करता था। मतलब पता ही नहीं था पहले जॉब तक की करना क्या है। वो इंजीनियर, लाइक बहुत लेट पता चला था। हाँ, बहुत लेट पता चला ये सब चीजें। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसा कुछ फुल एंड फाइनल नहीं होता है कि मुझे यही आना था। जब आप उस चीज में रहते हो, वहां काम करते हो, तो आपको धीरे धीरे पता चल जाता है कि शायद पता नहीं ये चीज मेरे लिए बनी है या नहीं। ऐसा रहता है। और बहुत ही कम लोग होते हैं जो बहुत कन्विक्शन से बोल पाएंगे कि मुझे तो पहले से ही पता था कि मुझे ये करना है। तो ये आप समय में जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते जाते हो तो आपको नए नए अनुभव होते हैं, आपको चीजें समझ में आती हैं, तो चीजें चेंज भी होती हैं। भले आप समझ लो कि ये अभी मेरी डेस्टिनेशन है, कुछ समय आपको पता चले कि यार ये नहीं, अभी कुछ और करना है। वो होते भी रहना चाहिए लाइफ में। अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल होना चाहिए। यस सर। सर मेरे को 2nd क्लास से पता है कि मुझे क्या बनना है। बहुत अच्छी बात है ये तो। यस सर। तो मेरे डैड हमेशा से कहते हैं कि आपको छोटे से बचपन से तैयारी करनी चाहिए सब चीज़ों की। लाइक आप स्कूल में जो पढ़ रहे हो वो उस चीज़ से जितना ज्ञान मिल रहा है, लर्निंग स्किल्स अपनी इंक्लूड करनी चाहिए। हम क्या लर्न कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सब हमें समझना चाहिए। एंड करंटली आई एम इन क्लास 8, और मेरे को अभी भी ये लगता है कि अगर मैं मतलब मेरे जो गोल्स हैं, अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो हो सकता है कि मैं स्टडी में डाउन हो जाऊं। मुझे ऐसा लगता है। क्या बनना है आपको? मेरे को भी आईपीएस ऑफिसर बनना है। अच्छा, बस तो फिर देखिए,
अगर आपको पता है ही तो फिर आप अच्छे से पढ़िए उस चीज के लिए। बस अभी से उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो बेसिक स्कूल लेवल पर जो पढ़ाई होती है उसको बस ध्यान में लीजिए और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए। कुछ जो भी आपकी हॉबीज है उसको परस्यू कीजिए। लिखना सीखिए, क्योंकि आगे अगर आपको आईपीएस बनना है तो यूपीएससी देनी ही पड़ेगी और उसमें आंसर रीडिंग होता है। तो लिखना ये नहीं कि आप मतलब कुछ क्वेश्चंस आंसर लिखने लग गए हैं, अपने बारे में लिखिए क्या अच्छा लगता है। कुछ भी मतलब जो आपके इंटरेस्ट की चीजें हो, कि आप हॉबी है तो वो क्यों आपकी फेवरेट हॉबी है, या फिर आप क्यों ही आईपीएस बनना चाहते हैं, इसके बारे में बिल्कुल लिखिएगा कि आप क्यों आईपीएस बनना चाहते हैं। यस सर। चलिए ठीक है। ओके, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं स्नेहा। यस स्नेहा, कंटिन्यू प्लीज। यस यस मैम, थैंक यू मैम। सर मैं रीवा से हूँ, मध्य प्रदेश से। अभी मैंने अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था अभी 1 साल पीछे। तो मैंने वो ग्रेजुएशन, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से थी, तो मैंने इसलिए वो ग्रेजुएशन बीएससी प्लस सीएस किया था। नाउ 10th बेस से मेरी गवर्नमेंट मतलब पोस्ट ऑफिस में एज अ एबीपीएम जॉब लगी है। अब मैं मुझे एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है और मैं अब चाह रही हूँ, क्योंकि वो जो मेरा ग्रेजुएशन था वो बीएससी सीएस वो रेगुलर था, और चूंकि जॉब की वजह से मैं नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ बीए से, प्राइवेट से, बोध से। तो सर से मुझे ये राय चाहिए कि मैं कौन सी सब्जेक्ट को मेजर करूँ कि मैं बीए भी अपना संभाल सकूँ और एमपीपीएससी भी संभाल सकूँ। ऐसा कुछ ना हो कि मुझे अलग अलग वे में पढ़ना पड़े, और अब एक ही साथ मैं दोनों को मेंटेन करना चाहती हूँ। स्नेहा, एमपीपीएससी में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता है। क्लियरली सारे जीएस के पेपर होते हैं, हिंदी का अलग से एग्जाम होता है। नो मैम, मेरा ये डाउट है, मेरा ये डाउट है कि मैं बीए ये प्राइवेट से कर रही हूँ, तो मैं कौन सी सब्जेक्ट को ऑनर करूँ, मेजर करूँ कि मुझे आसानी हो, क्योंकि मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं हिस्ट्री को करूँ या पॉलिटिकल साइंस को करूँ या और भी सब्जेक्ट हो। ऑप्शनल के लिए पूछ रहे हैं क्या? सॉरी मैम, ये आप यूपीएससी ऑप्शनल के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि एमपीपीएससी में आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का कोई नहीं है, क्योंकि कोई सब्जेक्ट पेपर नहीं होता है ऑप्शनल। एंड जो जनरल स्टडी सिलेबस होता है वो आपको उसमें नॉर्मल जो जीएस के सब्जेक्ट से सारे कवर्ड रहते हैं। तो ना आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि हो आप वो ले सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि एमपीपीएससी में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता। विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अन्य का कोई प्रश्न है क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। मैं मतलब मेरे 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री निकाला था, लेकिन बाकी 3 अटेम्प्ट अभी प्री भी नहीं हो रहा है सर। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या कमियां हैं? कमी मतलब सर वही रह जाती है कि सर 1 आध 2 नंबर से रह जाता है कई बार, तो वही रहता है कि शायद या तो वैकेंसी, इस बार वैकेंसी कम थी थोड़ी सर, तो उस वजह से हो सकता है। हाँ, तो ना फिर नहीं, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स मतलब होंगे जिसमें आपको लगता है कि शायद आपने उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं किया होगा। कभी कभी होगा शीट में भी अपन गलतियां कर देते हैं, इस कारण से भी हमारी वो मतलब कम नंबर रह जाते हैं, 1-2 नंबर से चूक जाते हैं। तो आप जिस सब्जेक्ट्स में आपको लगता है कि आप थोड़ी कमजोर हैं या फिर जिनमें और सुधार की जरूरत है, और शीट वाली गलतियां अगर ना हो रही हो तो इन पर ध्यान देंगे तो बिल्कुल 1-2 नंबर से तो हो ही जाएगा। 1-2 नंबर तो जब मतलब मैंने मेंस भी लिखा है, तो सर मेंस के लिए कोई गाइडेंस, मतलब मेंस निकला नहीं था, तो मतलब क्या गाइडेंस रहेगा मेंस के लिए सर? देखिए, फ्री अगर आपका नहीं निकल रहा है अभी, एक बार आपने जैसे बताया कि क्लियर किया है, तो आप तो फ्री के लिए आप मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट देकर के आपको समझ में आएगा कि आपके कहाँ पे गलती हो रही है। फ्री के वो आपको सब्जेक्ट आपका वीक एरिया आइडेंटिफाई होगा और उससे, जैसे कि सर ने बताया, उस पर काम करें। एंड मेंस और फ्री अलग प्रिपरेशन नहीं है, ये यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों में ही ये चीज अप्लाई होती है। जब आप तैयारी करते हैं तो एक इंटीग्रेटेड तैयारी करते हैं। आप अगर नेक्स्ट ईयर के लिए एम कर रहे हैं तो आप एक होलिस्टिक तैयारी करेंगे, जो बेसिक बुक्स हैं उसके लिए आप प्रिपेयर करेंगे। एंड मेंस, जैसे सर ने बताया, आपको एक दिन में आंसर लिखना नहीं आएगा, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आप ये समझें कि क्वेश्चंस में पूछ क्या रहे हैं, फिर आप उसको पढ़ करके लिखने की प्रैक्टिस करें। और मैं एक चीज जो मैं करती थी आपको बताऊं कि आप सेम क्वेश्चन को आज अटेम्प्ट करें, उसके 20 दिन बाद उसी क्वेश्चन को दोबारा लिखें, तो आप अपने आप में डिफरेंस फील करेंगे। थैंक यू। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मुझे आज पता चला आपके बारे में, तो मैं आज ही ज्वाइन किया आपको। और तो मुझे ये पूछना था, मेरी आवाज़ आ रही सर? जी जी।
सर ये पूछना था, जैसे मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और एमपीपीएससी भी कर रहा हूँ, और यूपीएससी का मैंने एक अटेम्प्ट दे चुका हूँ और जिसमें मेरा प्री नहीं हुआ था, और एमपीपीएससी के मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं, उसमें प्री में मैंने 10-10 नंबर से मैं रह गया था। तो बेसिकली इस साल मैंने अच्छे से कॉन्फिडेंस से अपनी तैयारी को जारी रखा हुआ है। तो यूपीएससी तो मैं दूंगा ही, पर मैं जहाँ जाता हूँ लाइब्रेरी में और आसपास मेरे जो लोग हैं, तो वो एमपीपीएससी पे ज्यादा फोकस करने के लिए बोल रहे हैं, और अभी वाले उसमें एमपीपीएससी का सिलेबस भी चेंज हो गया है। तो बेसिकली अभी मुझे क्या फोकस करना चाहिए 2025 के लिए? आपने आपने यूपीएससी को देने का सोचा है ना, या फिर एमपीपीएससी आपका बैकअप ऑप्शन है? बैकअप ऑप्शन तो नहीं है सर, एक्चुअली आई एम एमपीएससी का है। अच्छा, यूपीएससी का ही है, और मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ, और मतलब मेरे पास तो बैकग्राउंड के लिए है ऑप्शंस, बट ये है कि मैंने बहुत और वही कोई नहीं सर मैं एक मिनट वेट करें। हाँ दुर्वे जी बताइए। हाँ, तो मेरा बहुत पहले से है सर इसका, कि मुझे आईपीएससी बनने का मतलब शुरू से रहा है, और मैंने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी हूँ सर। तो ये है कि मेरे पास थोड़ा सा बैकग्राउंड का अगर प्लान बी का सोचें तो मेरे पास है सर। तो ऐसा कोई है नहीं कि एमपीपीएससी का ही फोकस है कि ये बैकग्राउंड पे रखा हुआ है, यूपीएससी मेरा मेन टारगेट है, बट एक्चुअली आसपास के जो लोग हैं उसके लिए मैंने उसको। अब जब देखिए आपको पता ही है कि आपका मेन टारगेट यूपीएससी है, तो फिर आप पीयर प्रेशर से क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? तो ऐसा तो मैं थोड़ा इंटरेक्ट वो हो जाता हूँ सर, मतलब ये लगता है कि यार ये भी नहीं होना है दुर्वे जी। आपको जब पता है कि आपको किस गोल की तरफ जाना है, क्या करना है, तो उस पर अडिग रहिए और उसको अच्छे से तैयारी कीजिए। आपने बोला ना कि आपने प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रखी है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट को अच्छे से दीजिएगा। और सर दिल्ली जाना जरूरी होता है क्या? कि मैं अभी बेसिकली जबलपुर से ही ऑनलाइन क्लासेस लिया हुआ हूँ, और विजन की टेस्ट वगैरह दे रहा हूँ, और स्टडी आईक्यू से ही मेरी क्लासेस चल रही हैं, और ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो गई हैं, तो अभी रिवीजन चालू हो रहा है। जी सर। हाँ बिल्कुल, अब ये बहुत अच्छा हुआ है कोरोना के बाद से कि बहुत सी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। ऑलमोस्ट सारी की चीजें अब आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। दिल्ली एक तो बहुत कॉस्टली है और फुल ऑफ पोल्यूशन है, और वहां जाके लोग कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वहाँ हर जगह इतना सारा मटेरियल, इतने सारे लोग, इतनी सारी बातें, तो इससे बेहतर होगा कि आप जहाँ पे हैं वहीं अच्छे से मेहनत कीजिए। और स्टडी आईक्यू वाले भी अच्छे से मतलब प्लेटफॉर्म है जो अच्छे मतलब गाइडेंस देता है, अच्छी बुक्स उनके पास, अच्छा रिसोर्स। सर मेरे लास्ट क्वेश्चन था सर, टाइम मैनेजमेंट को लेके। जैसे मैंने बताया प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की, तो उसमें थोड़ा सा वर्कआउट्स का और थोड़ा सा ट्रेनिंग का वो रहता है, तो मैं मोस्टली कितने टाइम अपने को प्रिपरेशन में लेनी चाहिए? जैसे मैं अभी 8 घंटे ही कर पा रहा हूँ, उससे ज्यादा और कम थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बता दें। देखिए, आपको अगर आपको पता ही है कि आपने आईपीएस बनना है, तो फिर आप थोड़ा सा आपको आपका जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग है उसका समय अगर आपको लगता है कि आपको और पढ़ाई की 8 घंटे ऑलरेडी दे पा रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि और जरूरत है, तो फिर वो बैलेंस तो आपको ही बनाना है। थैंक यू सर। सर मैं अभिशांत पाठक, कॉन्ग्रेचुलेसन सर। धन्यवाद सर। मैं डीयू से सर मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, और सर मैं जो आपने बताया कि क्वेश्चन जो 10 नंबर या 15 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें शब्द सीमा रहती है और समय भी रहता है कितना समय में लिखना है। लेकिन जब जो हिस्ट्री के क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें अलग अलग विचारधाराओं वालों ने अलग अलग अपने उस एक ही टॉपिक पे अलग अलग अपने विचार दिए हैं। हिस्ट्री के सवालों? जी सर, कि राष्ट्रवादी चिंतकों ने अपने राष्ट्रवादी विचारधारा से लिखा है, और समाजवादी ने, सबाल्टर्न ने अलग अलग विचारधाराओं से सर लिखा गया है। और उसमें जो सर क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने किसी विचारधारा से को पढ़कर और उसका आंसर दिया है, और जो कॉपी चेकर है तो किस प्रकार विचारधारा से को फॉलो करते हैं, तो उसमें सर विद्वान उत्पन्न होता है सर। क्योंकि कई बार हमने जो आंसर लिखते हैं और डीयू के जो हमारे टीचर हैं वो कई बार अलग अलग विचारधारा से जो तो वो चेक करते हैं, तो कोई उसको सही कह देता है, कोई उसमें कह देता है कि इसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। तो सर इसके लिए क्या करें? देखिए, जो जीएस का पेपर 1 होता है उसमें जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, जीएस के पेपर में आपको विचारधाराएं लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जनरल स्टडीज का पेपर है। उसमें जनरल बातें लिखनी है, हमको विचारधारा के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखना है उसमें। क्या आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है?
जी सर, हिस्ट्री ऑप्शनल तो नहीं है, लेकिन उसमें है कि किसी ने कोई सन या किसी टॉपिक पर किस प्रकार से अपने विचार दिए, कोई सबाल्टर्न मान लो किसी पे लिखा है तो एक बोला गया है, तो उस पर दूसरे लोगों ने अपने विचार से लिखा गया है, तो मैं किसके विचार से सर, किसके विचारों को उसमें साझा करूँ आंसर में कि, और वो जो टीचर चेक करें तो उनको उसको गलत, उनको मतलब गलत भी ना लगे सर, तो इसमें सर व्यवधान उत्पन्न होता है, क्योंकि वो टीचर चेक भी करते हैं, तो उसमें सर ऐसा देखने को मिला है सर, तो इसके लिए पूछ रहा था सर, निवेदन कर रहा था। देखिए, जहां तक मतलब मेरी समझ है यूपीएससी की, तो जनरल स्टडीज के पेपर में दे नेवर आस्क यू टू राइट आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट ऑथर्स। कभी नहीं पूछते हैं कि आप ये, अगर आपको पता है अच्छी बात है, लेकिन अगर जो सवाल का मेन जो उन्होंने पूछा हुआ है, अगर आप उसको एड्रेस कर दे रहे हैं और अगर उससे मिलती जुलती आपको कोई विचारधारा पता है, उससे ही मिलती जुलती है, ऐसे नहीं कि अब आप पूछा कुछ और है और आप लिख कोई और विचारधाराएं रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है। आपसे जो पूछा गया आप उसको एड्रेस करें, उससे मिलती जुलती एक विचारधारा लिखते रहें, ये मोर देन इनफ है। जनरल स्टडीज के पेपर में जनरली विचारधाराएं नहीं लिखनी होती है। जी सर, थैंक यू सर। सर मैं फर्स्ट लर्निंग सेंटर से बोल रहा हूँ। जी बताइए। सर मेरा डाउट ये था कि सर जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है उसमें कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत होती है, तो सर कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप करें? एक दिन पढ़ते हैं, दूसरे दिन पढ़ते हैं, फिर तीसरे दिन अगर कुछ काम आता है तो फिर उसमें लग जाते हैं, तो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। सर यूपीएससी में बिल्कुल 3 चीजों से यूपीएससी का चलता है, 3 P's, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस। और शुरुआत अभी आपका कौन सा दौर है? अभी आप मतलब कितना समय हो गया आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में? सर मेरा फर्स्ट ईयर रहेगा बीए पॉलिटिकल साइंस में। यू आर इन द फर्स्ट ईयर बीए कंप्यूटर साइंस, बीए पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। यस सर। एंड यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम अलोंग विद योर ग्रेजुएशन? यस सर। सो यू आर इन द फर्स्ट ईयर ना, तो अभी देखिए, अभी क्या है, आपको कॉलेज का भी थोड़ा बहुत काम जो रहता है वो करना पड़ेगा, तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे थोड़ी सी मतलब नहीं आ सकती है, जो कि उचित है। लेकिन जब आप डेडिकेटेडली व्हेन यू विल प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, उस समय कंसिस्टेंसी आ जाती है। मतलब अगर आप फुली डेडिकेटेड हैं और ऑनेस्टली प्रिपेयर करते हैं ना, तो आपको खुद ही लगता है कि यार मुझे पढ़ना है, क्योंकि मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं पढ़ूंगा नहीं तो फिर क्या करूंगा। समझ, अभी आपका कॉलेज का भी चल रहा है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत समय असाइनमेंट में चला जाता होगा, इसलिए शायद नहीं हो पाती होगी, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। और अभी आप फर्स्ट ईयर में ही है, अगर आप अभी से भी थोड़ा पढ़ना चालू करेंगे ना, तो आगे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सब्जेक्ट्स की। ये सर, बट मेरा एक्चुअली जो मेन गोल है वो 2027 का अटेम्प्ट है, तो मतलब मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। आप ना अपना चैट बॉक्स में लिखते हैं, आपकी वॉइस काफी स्लो है। यस मैम, मैं लिख दूं सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है सर से? यस यस मैम, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। मैम ऑडियो क्लियर है मैम? हाँ क्लियर है, कंटिन्यू प्लीज। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मार्केट में बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी कोचिंग्स के सोर्सेस रहते हैं, तो जैसे मैं अभी पीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और प्लस उसके साथ और भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो सर मुझे कौन से कोचिंग के सोर्स यूपीएससी के लिए मुझे प्रेफर करने चाहिए जो बेस्ट है मेरे लिए? देखिए, यूपीएससी के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो कोई कोचिंग नहीं देती। वो स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो आपको हर एक कोचिंग वही रिकमेंड करेगी कि आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए। उसके अलावा जब करंट अफेयर्स की बात आती है, तब आप अपने हिसाब से जो आपको उचित लगे वो कोचिंग का करंट अफेयर्स फ्री में ले सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। जैसे मैं बाजीराम की रिसाइकल मैगजीन फॉलो करता था, और उसके अलावा कुछ टेस्ट सीरीज, देन यू कैन गो फॉर डिफरेंट कोचिंग्स, जैसे कि बाजीराम है, नेक्स्ट आईएएस है, विजन आईएएस है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कोचिंग, बट या यही अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। अगर आप हिंदी से प्रिपेयर करें तो आप दृष्टि आईएएस के पास जा सकते हैं, और जो भी कोचिंग हिंदी में आपको अवेलेबल करवाना है। जी सर, मैं हिंदी मीडियम से ही कर रही हूँ सर प्रेपरेशन। तो क्या रहते हैं सर, बहुत सारे मार्केट में सोर्सेज अवेलेबल रहते हैं और हर सोर्स को, जैसे मैंने 2-3 कोचिंग के नोट्स परचेस करके देखे थे, तो उनमें थोड़ा अलग अलग मैटर होता है सर, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि आप किस कोचिंग को, मतलब किस कोचिंग के नोट्स को आप ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। देखिए, आप ना एक कोचिंग के नोट्स, देखिए एक कोई अगर घटना हुई है, मान लीजिए एक जो अपना रशिया यूक्रेन वॉर है ना, तो अब उसमें मटेरियल तो वही है ना, सभी कोचिंग्स थोड़ी ना लिख देंगे कि भाई अमेरिका भी आ गया है देश में, ऐसा नहीं होता है। तो बेसिक चीज है ना, वो सभी सेम लिखेंगे। तो अगर आप बस वही बेसिक को ही ग्रास्प करके रखेंगे ना, तो आपका ऑलमोस्ट 80% काम हो चुका है। बाकी जो थोड़ा बहुत एडिशन होता है, वो चीजें इवॉल्व होती हैं, उसके हिसाब से लोग अपने रिव्यूज देते हैं, वो आप अपनी समझ के हिसाब से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
हम लास्ट 5-6 क्वेश्चंस और लेंगे। किसी का और कुछ क्वेश्चन है तो Yes, बताइए। sir. Good afternoon, ma'am, and good afternoon, sir. जी बताइए। मैम मैं दतिया से हूँ, मेरा नाम प्रतीक्षा है। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में हमें कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए और मैक्सिमम उनके लिए कितना टाइम निकालना चाहिए हमें स्टार्टिंग में? सब्जेक्ट को प्रायोरिटी जैसा तो मतलब देखिए, आप ना शुरुआत में हिस्ट्री और पॉलिटी से चालू कर सकते हैं अगर आपको प्रिपरेशन चालू करनी है, और बाद में इसके जस्ट बाद आप इकोनॉमिक्स से चालू करेंगे, क्योंकि अगर आप ये सब करेंगे ना तो फिर आपको धीरे धीरे न्यूज़पेपर की भी समझ पड़ती जाएगी, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो इवेंट्स होते हैं वो मोस्टली इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल से रिलेटेड होते हैं। लेकिन आपको पॉलिटी समझनी है तो उसके लिए थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, मॉडर्न इंडिया वाली। तो आप अगर हिस्ट्री और पॉलिटी साथ में शुरुआत करते हैं और फिर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब चीजें धीरे धीरे करते हैं तो ये सही स्ट्रेटेजी रहेगी। और सर मतलब कि इन सब्जेक्ट को मैक्सिमम मुझे या मिनिमम मुझे कितने मंथ्स में कंप्लीट करना चाहिए? ये डिपेंड करता है आपकी लर्निंग कैपेसिटी पे। ओके सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर हमारा क्वेश्चन था करंट अफेयर्स को लेके। जैसे करंट अफेयर्स रेगुलरली तो पढ़ते हैं हम, लेकिन उस फॉलो करते हैं रेगुलरली, लेकिन उसके नोट्स बनाना जरूरी है या फिर कोई मैगजीन ले सकते हैं? रोज आप न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन जो न्यूज़ आपको लगती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खैर ये सारी न्यूज़ ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है ना, ये मंथली कंपाइलेशन होता है इंपॉर्टेंट न्यूज़ का मंथ की, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। मतलब बेहतर तो यही हुआ कि आप करंट अफेयर्स की मैगजीन जो फुल कंपाइलेशन है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, वो ले सकते हैं। और अगर कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं उसमें मान लीजिए कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया जो आपने नहीं लिखा है अपने नोट्स में, या जो मैगजीन में नहीं था और आपसे नहीं हुआ, तो आप उसको भी अपने नोट्स में लिख लीजिए वहां से। जी सर, सर पेपर कंटिन्यू रखना है ना सर, मैगजीन पढ़ रहे हैं तो भी, क्योंकि आइडिया लग जाता है, टीचर्स बोलते हैं पेपर रीडिंग बहुत, इट एक्चुअली डेवलप्स योर पर्सनालिटी ओवरऑल। आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग तरीके से बढ़ती है। मैगजीन्स में ये थोड़ी लिखा रहेगा कि किसने क्या लिखा हुआ है, आप लोगों को जानते हो चल क्या रहा है। वो एक जो मैगजीन्स है वो सिर्फ यूपीएससी के लिए है डेडिकेटेडली, न्यूज़पेपर इन जनरल होता है। तो यस सर, जब हमने पेपर स्टार्ट किया था तो 2.5 आवर लगते थे हिंदू पढ़ने में, अभी थोड़ा कम हो गया है, 1.5 या 40 मिनट्स में हो जाता है। तो इससे कम हो जाएगा या फिर यही ठीक है? क्योंकि सर बाकी भी पढ़ना पड़ता है। आपको थोड़ा और समय देंगे तो इससे भी कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 घंटे में खत्म हो जाएगा आराम से। यस सर। और सर जैसे एक और क्वेश्चन था कि हम जैसे 1 मंथ पॉलिटी पढ़ा है और वो उसका हो गया है, फिर हमने दूसरा सब्जेक्ट चालू किया है, तो जब फिर से दूसरा मतलब पॉलिटी उठा के देखते हैं तो कुछ चीजें ऐसी रहती है कि याद रहती है, कुछ चीजें याद नहीं रहती है, तो उसको मतलब क्या बीच मंथ 50-50 डेज में फिर से रिपीट करना चाहिए? ये बिल्कुल नेचुरल है, ये होता है, सभी के साथ होता है। जब आप ना एक इन स्टैंडर्ड बुक्स को 3 से 4 बार पढ़ लेंगे ना, तो फिर आपको बहुत सारी चीजें याद रहना चालू हो जाएंगी। फिर आपको कुछ ही चीजें भूलेंगी। जब आप टेस्ट देंगे ना तो उसमें कुछ सवाल नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है कि ये चीज मैं भूल गया, तो फिर आप ना बस उसी भूली हुई चीज को पढ़िए, फिर बाद में एक बार फिर से पढ़ लीजिए कभी 1 महीने बाद, तो ना ऐसे धीरे धीरे करके आपको याद हो जाए। सर वो भूली हुई चीज अगर नोट्स में लिख ले तो थोड़ा यूज हो जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर नमस्ते। लास्ट वन क्वेश्चन। यस हाँ सर, मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन है। सर इस सेमिनार में प्री और मेंस पे तो बहुत बात हो गई है, मैं थोड़ा इंटरव्यू से रिलेटेड जानना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा अपना अनुभव साझा करें तो हमारे लिए अच्छा होगा सर। धन्यवाद। इंटरव्यू से संबंधित? हाँ सर, आप थोड़ा इंटरव्यू के अपने अनुभव थोड़ा साझा करें कि इंटरव्यू में क्या क्या रहता है। तो मुझे स्मिता नागराज मैम का बोर्ड मिला था। मेरा इंटरव्यू 27 फरवरी को था, और इंटरव्यू के दिन तो मतलब सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। फर्स्ट टाइम यूपीएससी हॉल में गए हम लोग, और तो वहाँ जिन लोगों का उस दिन इंटरव्यू होता है उनको एक हॉल में ले जाया जाता है, और किसी को नहीं पता होता है कि किसको कौन सा बोर्ड मिलने वाला है, मतलब कौन से टीचर्स उनका इंटरव्यू देंगे, कौन से यूपीएससी के मेंबर्स उनका इंटरव्यू देंगे। तो फिर हमें पता चलता है कि मुझे नागराज मैम का बोर्ड मिला है, और मैं सबसे लास्ट कैंडिडेट था उस दिन नागराज मैम के बोर्ड में। तो 5 लोग बैठे हुए थे, मतलब सेटअप होता है जिसमें मैम बीच में बैठी हुई थी और 4 अलग मेंबर्स थे, और फिर
इंटरव्यू हम बहुत मतलब दिमाग में बहुत कुछ सोच लेते हैं कि कैसा होगा, कैसे बोलना है, जबकि बहुत चीजें चिल होती हैं। मतलब they want to make you comfortable and then they would listen to your opinions and they would ask you certain tricky questions also, but then you have to hold your grounds कि yes I stand by it, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो सब पर्सनालिटी टेस्ट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा और यही है बस इंटरव्यू है। थैंक यू। सर आपने मॉक इंटरव्यू भी लिए थे क्या सर? हाँ हाँ, मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए थे, मैंने 5 से 6 मॉक इंटरव्यूज दिए थे। हाँ कहाँ से सर? दिल्ली से ना? हाँ, दिल्ली से। सर आप रिकमेंड कर सकते हैं कौन कौन से पे गए थे आप सर? मैं नेक्स्ट आईएएस पे गया था, मैं Yes, sir. गाँव पे गया था, मैं बायजूस पे गया था, मैं वाजीरामन रवि में गया था, मैं खान केएसजी खान स्टडी स्कूल जी ओके सर। सर विजन में नहीं दिया था आपने? विजन में नहीं। ओके ओके And थैंक यू सर। ऑप्शनल भी पीएसआईआर रहा है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है पीएसआईआर ऑप्शनल से संबंधित कि उसकी कोई स्ट्रेटेजी अगर आप डिस्कस करना चाहें। तो देखिए पीएसआईआर जो ऑप्शनल है ना, ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट ऑप्शनल्स है अपने यूपीएससी का, और इसमें अगेन नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने अपने पूरे पीएसआईआर के सिलेबस को मतलब पॉलिटिकल साइंस को 50 पेजेस में और आईआर को ऑलमोस्ट 50 to 60 पेजेस में लिख लिया था। जो मैं एग्जाम मतलब जब ऑप्शनल का पेपर होता है उसके पहले ऑलमोस्ट 5 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, तो मैंने उन 4-5 दिन की छुट्टियों में ही अपना पूरा जो 60 पेजेस और 50 पेजेस को पूरा रिवाइज कर दिया। तो अब लिखा कैसे था, देखिए ऑप्शनल मतलब थोड़ा सा स्पेसिफिक लिखना होता है हमें, कौन से ऑथर ने क्या कहा, किसका क्या ओपिनियन है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में, तो किसकी क्या आइडियोलॉजी थी, और फिर उसको कनेक्ट करना। तो इन सब के लिए देखिए सबसे अंडरलाइन जो बेसिक फीचर है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, जैसे पॉलिटिकल साइंस और आईआर, तो आईआर में अब जो क्लासिकल स्कूल है, नियो क्लासिकल स्कूल है, लॉट ऑफ स्कूल्स जिनकी खुद की पर्सपेक्टिव रहे हैं आईआर को लेके, अगर आपको इफ यू अंडरस्टैंड दोस पर्सपेक्टिव्स वेरी वेल एंड यू हैव मेड वेरी प्रिसाइज नोट्स, वेरी शॉर्ट नोट ऑफ दोस सब्जेक्ट्स, तो फिर आपको उसको रिवाइज करने में बिल्कुल इशू नहीं आएगा जिस दिन आपका पेपर होगा उसके 2-3 दिन पहले। तो नोट मेकिंग would say you through this exam. It's very important for this exam. थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं विनीत सर को इनवाइट करूंगी सर आपके उद्बोधन के लिए सर। आज के इस सेशन में बहुत ही अच्छा सभी लोगों का पार्टिसिपेशन रहा, और विक्रम आपने देखा होगा इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए, इतना एंथुजियाज्म है लोगों को आगे बढ़ने का, अच्छा काम करने का, और आपकी इंस्पिरेशन से बहुत फर्क पड़ा है, और देयर इज सो मच ऑफ पार्टिसिपेशन टुडे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने एक मिसाल कायम करी है, और ये मिसाल आगे चल के और लोगों को इस ओर दिशा देगी, आगे बढ़ने का मौका देगी। हमें बहुत खुशी है कि आप सिलेक्ट तो हुए, पर साथ में आपको मध्य प्रदेश कैडर भी मिला, और आज आप सेवा भाव से मध्य प्रदेश में काम भी कर पाएंगे, और आपके फादर भी इसी कैडर में हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी रेयर थिंग, और बहुत खुशी की बात है। सभी छात्रों को मैं बोलना चाहूंगा जो लोग दिशा लर्निंग सेंटर से जुड़े हुए हैं कि आप लोगों को कोई भी जो सीमा है वो रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, अच्छा काम करिए, और एस्पायर करिए हायर गोल्स के लिए, एंड यू विल अचीव इट। छोटे गोल्स पर कॉम्प्रोमाइज मत करिए, हायर गोल्स को रखिए, और एटीट्यूडनली अपने आप को जो है आत्मिक रूप से अपने सोच से हमेशा बड़ा रखिए। जब सोच बड़ी रहेगी तो काम भी बड़ा होता है, यही मेरा मानना है, और यही विक्रम ने भी करके दिखाया है, और आपके जैसे घरों में रहते हुए उसने ये करके दिखाया है, और हरदास जी ने भी ये करके दिखाया। हरदास जी ने भी सोच बड़ी रखी, कभी बच्चों को डिस्करेज नहीं किया बल्कि एनकरेज किया। हरदास जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बच्चे को एनकरेज करने में आपने क्या करा? आपने कभी उसको ऐसा बोला कि नहीं बेटा चलो कुछ भी नौकरी मिल जाए कर लेना, या हमेशा उसको एनकरेज किया? मैं थोड़ा जानना चाहूंगा हरदास जी से कि आपने क्या किया जब ये बोलता था कि मुझे तो यूपीएससी देना है, तो आपने क्या किया? सर ये विक्रम भैया की नौकरी इंजीनियर के लिए लगी थी, तो ये आपने जो मेरिट जो ज्वाइन किया था वहां से इनकी वहीं से नौकरी लगी थी सर, तो ये उसमें चले गए थे इंजीनियरिंग के लिए। तो वहां पर इनके जो दोस्त मिले उसके हिसाब से इन्होंने कहा पापा जी मैं नौकरी छोड़ के यूपीएससी करना चाहता हूँ। बुरा तो लगा था, लेकिन मैंने कहा ठीक है भाई, आपकी गारंटी होगी कि आपको करना पड़ेगी क्योंकि मैं भाई ऐसे का आदमी, तो इन्होंने किया था। और सबसे अहम बात तो सर आपने जो मदद की थी मेरिट में वो बहुत अच्छी थी सर, आपने राजभवन से बहुत वो किया था।
थैंक यू हरदास जी। आपने जो बताया कि देखिए जोखिम थोड़ा बहुत लेना पड़ता है नौकरी में रहते हुए कि भाई हमें ये नौकरी मिल गया, अब हम आगे ये हो गया, बस हमारा पूरा सेटिस्फेक्शन हो गया, ये ना रहते हुए संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि अच्छा तो जो व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़ के आगे फिर कर रहा है उसको इतना आत्मविश्वास है कि अगर वो नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं तो वो कर ही लेगा। तो ये आत्मविश्वास आप लोगों में होना जरूरी, पर ये माँ बाप में भी होना जरूरी है, क्योंकि कई बार होता है माँ बाप भी डिस्करेज कर देते हैं, अरे नहीं नौकरी तो मिल गई, कहाँ दूर चले जाओगे, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, चलो ये अच्छा है, इंजीनियर तो बन गए। अगर ये सोच यही रखते और घर में ये दबाव रहता तो ये विक्रम बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाते, बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है फादर के कंपेरिजन में तो वो बहुत आगे बढ़ ही चुके थे, परंतु और कितना आगे बढ़ना है ये निर्धारित करने के लिए बच्चे को पंख देने की जरूरत है, उसको आगे एस्पायर होने की जरूरत है, उसको आगे दिशा देने की जरूरत है। जो हमने कभी परिकल्पना नहीं की वो परिकल्पना हमारा बच्चा कर सकता है। तो ये विश्वास रखना चाहिए कि वो कर रहा है तो उस पर हमें भरोसा रखना है, वो यहाँ तक आया है, इंजीनियरिंग करा है, सब करा है, अच्छा पढ़ा है, तो आगे भी कुछ अच्छा कर ही रहा होगा। ये विश्वास माँ बाप का होना बहुत जरूरी है। तो माँ बाप का एनकरेजमेंट बहुत जरूरी है। ये जो फोरम है ये खाली छात्रों के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी, सभी पुलिस कर्मियों के लिए। इसलिए विक्रम से ज्यादा मैं विक्रम के पिताजी को केंद्रित करके ये बताना चाहता हूँ कि बच्चा तो अच्छा करना चाहता है, पर माँ बाप को भी उसे वो मौके देने चाहिए, वो आगे बढ़ने की हिम्मत देनी चाहिए, खुद भी हिम्मत रखनी चाहिए, और ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे लिए अच्छा ही करेगा। जब ये विश्वास रहेगा तो हम हमेशा सकारात्मक रहेंगे। मेरा आज विक्रम और हरदास जी की स्टोरी से यही सीखना और सिखलाई मिली है, और लगता है आप ये भी बहुत बड़ी सीख। तो मैं विक्रम जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। विक्रम, आपका बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश कैडर में, और हमारे सभी साथियों को और हमारे सभी पुलिस कर्मियों को की तरफ से हरदास जी को बधाई भी देना चाहता हूँ, और एक मिसाल कायम करने के लिए उनको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। अनुरक्ति, अब आप वाइंड अप करें। थैंक यू सो मच सर। सर का मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सर ने अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल से हमारे लिए दिशा के लिए टाइम निकाला, और बहुत ही सहज भाव से और अपनेपन की भावना से सर ने सारे क्वेश्चंस एड्रेस किए। बहुत ही ऑनेस्ट सर ने अपनी प्रिपरेशन की बहुत व्यवहारिक जवाब बच्चों को दिए हैं, और निश्चित ही इससे सारे बच्चे जो साथ में हमारे साथ जुड़े हैं वो आपको देख के सर इंस्पायर होंगे और मोटिवेट होंगे जीवन में आगे जो भी करना चाहते हैं, यूपीएससी या अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी है, कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए मोटिवेट हुए होंगे। थैंक यू सो मच सर। एंड हरदास जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने बच्चों के लिए और बच्चों के पेरेंट्स के लिए जो संदेश दिया है वो उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। थैंक यू सर।